तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही संकेत, दोबारा बोलो। सर जो रिंग चेन आइसोमर्स लिखे थे ना, हाँ रिंग चेन लिखा था सर तो उसके फिर नीचे लिखा था 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइंस। सर तो वो क्या थे, वो समझ में नहीं आ रहा था। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइंस, ये रिंग चेन के अंदर नहीं लिखा था, ये अपन ने फंक्शनल आइसोमर्स के अंदर लिखा था, है ना। मतलब पर ऐसा था सर इसमें फंक्शनल ग्रुप में क्या डिफरेंस है? मतलब सेम ही फंक्शनल ग्रुप लगा है। उसको डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप कंसीडर किया जाता है। मतलब ऐसा कहा जाता है कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री अमीन 2 डिग्री अमीन और 3 डिग्री अमीन के रिएक्शंस में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है। सर फंक्शनल ग्रुप तो फिर भी सर डिफरेंट ही होगा ना सर, क्योंकि सर मतलब हाइड्रोजन उसमें कम अटैच होंगे जब वो से अटैच हो जाएगा तो कार्बन से हाँ हाँ बिल्कुल, नाइट्रोजन। सर फंक्शनल ग्रुप तो होगा ना डिफरेंट। फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा यार। तभी तो सर फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप की जो डेफिनेशन है उसमें अपन ऐसे बोलते हैं कि भाई हीटेरो एटम डिफरेंट है ना। मतलब जैसे कार्बन हाइड्रोजन को छोड़ के अगर कोई एटम आ रहा है मॉलिक्यूल में, इसका मतलब वो फंक्शनल ग्रुप है। इस तरह से अपन ने फंक्शनल ग्रुप को डिफाइन किया था, है ना। कार्बन हाइड्रोजन को छोड़ के अगर कोई एटम आ गया, इसका मतलब वो फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप की तो ये डेफिनेशन है। तो अगर अब जो तुम बात कह रहे हो कि जैसे अपन 1 डिग्री अमीन और 2 डिग्री अमीन की बात करें, है ना। 1 डिग्री अमीन में RNH2 है ना, नाइट्रोजन जो है वो एक कार्बन से जुड़ा होता है, और 2 डिग्री अमीन में जो नाइट्रोजन है वो 2 कार्बन से जुड़ा होता है। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन कम हो जाता है कॉन्सिक्वेंटली, है ना। अब अगर अपन डेफिनेशन देखें तो ये एक फंक्शनल ग्रुप है क्योंकि इसमें हीटेरो एटम आ रहा है, ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है क्योंकि इसमें हीटेरो एटम आ रहा है। अब आप इसको डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स कंसीडर कर सकते हो यार, वैसे कर तो सकते हो, क्योंकि ये अलग टाइप का फंक्शनल ग्रुप है। मतलब इसका जो स्ट्रक्चर है अलग है, इसका जो स्ट्रक्चर है थोड़ा अलग यस। है ना। बाकी वैसे कंफ्यूजन ना हो इसलिए इसके लिए तुम ये बात ध्यान रखो जो अपन ने कॉपी में लिखा है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन्स विल बी कंसीडर्ड एज फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, है ना। आप तो बस इतनी बात ध्यान में रखो, क्वेश्चन हो जाएंगे फिर सारे, ठीक है। यस सर। तो एक क्वेश्चन था C1 जो अपना अटक गया था, है ना, जिसका मैंने बोला था कि मैं एक बार देख के बताऊंगा कि इसमें क्या इशू आ रहा है। वो मैंने देख लिया, तो उसको उसको नोट कर लेना है थोड़ा, देखो वो अच्छा क्वेश्चन है काफी। आपने जहां पे समराइज्ड चेन चेन नंबरिंग रूल्स लिखे थे, है ना, सबसे पहले जब अपन ने समराइज्ड चेन नंबरिंग रूल्स लिखे थे, वो वाला पेज खोलो, समराइज्ड चेन नंबरिंग रूल्स, और ये म्यूट कर लो अपना माइक्रोफोन, ठीक है। इसमें यार एक चीज अपन को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, मैं बता देता हूँ कि अपन ने पहले क्या लिखा था और चेंज क्या करना है। पहले अपन ने ये लिखा था कि समराइज चेन नंबरिंग रूल्स ये कहते हैं कि इन एनी कंपाउंड फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल लुक टुवर्ड्स प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, देन डबल बॉन्ड, देन ट्रिपल बॉन्ड, देन लोएस्ट लोकेंट्स, है ना, एंड देन अल्फाबेटाइजेशन। ये अपन लिख चुके हैं, ये कॉपी में लिखा हुआ होगा पहले। इसमें अपन को एक चीज ऐड करना है, ठीक है। ऐड जो करना है वो मैं यहाँ पे रेड पेन से लिख देता हूँ। यहाँ पर इस पोजीशन पे आप लोग लिखो लोएस्ट अनसैचुरेटेड पोजीशन, है ना। ये उसी में ऐड कर लेना जो पहली बार अपन ने लिखा था, लोएस्ट अनसैचुरेटेड पोजीशन, ठीक है, ग्रेटर देन, फिर वापस एल्कीन एल्काइन, लोएस्ट लोकेंट्स और अल्फाबेटाइजेशन। अब लोएस्ट अनसैचुरेटेड पोजीशन का क्या मतलब होता है कि, तो उससे पहले अपन को ये समझना पड़ेगा अनसैचुरेटेड पोजीशन का क्या मतलब है। तो अनसैचुरेटेड पोजीशन अपन बेसिकली किसको कहेंगे, अनसैचुरेटेड पोजीशन हम दो पोजीशंस को, मतलब दो टाइप की सिचुएशंस को हम अनसैचुरेटेड पोजीशन या अनसैचुरेटेड सिचुएशन कहेंगे। एक जहां पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन आ रहा हो, या फिर दूसरा जहां पर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, इस टाइप की सिचुएशन बन रही हो। इन दोनों सिचुएशंस को हम अनसैचुरेटेड पोजीशन या अनसैचुरेटेड सिचुएशंस या अनसैचुरेटेड एरियाज कह सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज थोड़ी सी ऐड कर लेना
है ना। अभी इस क्वेश्चन से पहले, मतलब C1 क्वेश्चन से पहले अपन ने जितने भी क्वेश्चन किए थे उसमें इस तरह की प्रॉब्लम आई नहीं रही थी, है ना। लोएस्ट अनसैचुरेटेड पोजीशन अपन को देखना नहीं पड़ रहा था, इसीलिए क्योंकि उसमें या तो सिर्फ डबल बॉन्ड होता था जनरली, या सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड होता था। ठीक है, तो जैसे अगर उसमें सिर्फ डबल बॉन्ड होता था तो अपन डबल बॉन्ड को लोअर नंबर पे रखते हुए नंबरिंग कर देते थे। सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड होता था, डबल बॉन्ड नहीं होता था, तो अपन ट्रिपल बॉन्ड पे नंबरिंग, ट्रिपल बॉन्ड के अकॉर्डिंग नंबरिंग कर देते थे। ज्यादातर क्वेश्चंस सर एक में डाउट सिर्फ, है। एक मिनट रुको, ज्यादातर क्वेश्चंस में सिर्फ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता था, तो अपन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर पे रख देते थे। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम थी वो मैं बताऊंगा। संकेत पूछो, तुम क्या कह रहे हो। सर अपन ने करे थे बहुत, मतलब 2-3 क्वेश्चन करे थे जिसमें डबल बॉन्ड भी था, ट्रिपल बॉन्ड भी था, पर अपन ने लोएस्ट नंबर डबल बॉन्ड को दिया है हमेशा। लोएस्ट नंबर अपन ने डबल बॉन्ड को तब दिया है जब इस लोएस्ट अनसैचुरेटेड, लोअर अनसैचुरेटेड पोजीशन दोनों साइड से सेम आ रही है ना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखो जैसे इस तरह का कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल, एक सेकेंड रुको, ये जैसे एक एग्जांपल अपन कंसीडर करते हैं कि जैसे ये वाला कंपाउंड है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, तो ये आ गया ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ये वाला जो कंपाउंड है, देखो इस कंपाउंड में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो कोई है नहीं। ठीक है, आप लोएस्ट अनसैचुरेटेड पोजीशन देखो, तो अनसैचुरेटेड पोजीशन कौन कौन सी है, ध्यान से देखना। ये एक अनसैचुरेटेड पोजीशन है, ये दूसरी अनसैचुरेटेड पोजीशन है। आपको नंबरिंग ऐसे करना है कि अनसैचुरेटेड पोजीशन लोअर नंबर पे आए। तो जब आप लेफ्ट साइड से नंबरिंग करोगे, जब आप लेफ्ट साइड से नंबरिंग करोगे तो भी अनसैचुरेटेड पोजीशंस जो हैं वो 2, 3, 4, है ना, 2,4 पे आएगी। और जब आप राइट साइड से नंबरिंग करोगे तो भी अनसैचुरेटेड पोजीशन 2,4 पे आएगी। तो लोएस्ट अनसैचुरेटेड पोजीशन जो है दोनों ही साइड से नंबरिंग करने पे 2,4, 2,4 आ रही है, तो अपन इस रूल से नहीं डिसाइड कर सकते अब नंबरिंग। ठीक है, तो फिर हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, तो फिर हम देखेंगे कि डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है, तो उसके बेसिस पे हम कहेंगे कि डबल बॉन्ड को लोअर नंबर मिलना चाहिए। तो फिर ये वाला केस सिलेक्ट हो गया और ये वाला केस रिजेक्ट हो गया। मतलब सर जब से हम लोग ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि दोनों एक हाँ साइड से मतलब सेम इस, है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सारे पिछले जितने भी एग्जांपल्स हैं जिसमें, ये तुम क्लास के बाद देख लेना, 5 मिनट लगेगा, है ना। तुम लोग वैसे क्वेश्चंस देखना जिसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ना हो और डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो, ऐसे बमुश्किल 2-3 एग्जांपल्स होंगे। ठीक है, ज्यादातर एग्जांपल्स में तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है, तो वहां पे देख लेना, ये वाला रूल वैलिड होगा। ठीक है, यस। तो अब अपन वो जो C1 क्वेश्चन है उसको डिटेल में लिख लेते हैं। देखो उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ C1 क्वेश्चन को। C1 क्वेश्चन राइट ऑब्जेक्टिव का था, है ना। बी ऑप्शन। हाँ हाँ, बी ऑप्शन पूरा ही देख लेंगे अपन। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको सब लोग चाहें तो स्टार मार्क कर सकते हैं, और चाहो तो इसको कॉपी में ही लिख लेना। सिलेक्ट द स्ट्रक्चर विद द करेक्ट नंबरिंग इन द चेन, है ना। ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1 पार्ट 2। ठीक है, अब स्ट्रक्चर जो है वो एक एक करके अपन कंसिडर कर लेते हैं। तो जो पहला स्ट्रक्चर है वो है, एक सेकेंड, 67 पेज पे पहला स्ट्रक्चर ये है, सी डबल बॉन्ड सी, सी, सी ट्रिपल बॉन्ड सी। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात, तुम लोग ऐसे कंफ्यूज मत होना कि अभी अभी अपन ने ये चेंज किया है और अपन ने सारे क्वेश्चंस इस ऑर्डर से कर दिए, तो सारे क्वेश्चंस अपन ने गलत तो नहीं किए, है ना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सारे क्वेश्चंस पे दोबारा ये ऑर्डर लगा के देखोगे तो सारे क्वेश्चन पे वही नंबरिंग आएगी जो अपन ने ऑलरेडी की है। ठीक है, इस पॉइंट का यूज ही पहली बार इस तरह के क्वेश्चन में हो रहा है ना। इस पॉइंट का यूज बहुत ही कम बार होगा क्योंकि जनरली प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप रहता है कंपाउंड में, है ना। 90% कंपाउंड्स में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मौजूद रहेगा।
तो ये जो ए ऑप्शन है, देखो अब आप नंबरिंग की बात करोगे तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो कोई है नहीं, है ना। अब आप लोएस्ट अनसैचुरेटेड पोजीशन की बात करो तो फिर से वही बात है ना। अगर आप लेफ्ट साइड से नंबरिंग करोगे तो अनसैचुरेटेड पोजीशन 1 और 2 3 4 4 पे आ रही है, और आप राइट साइड से नंबरिंग करोगे तो अनसैचुरेटेड पोजीशन 1 2 3 4 पे आ रही है। ठीक है, इसका मतलब अपन अनसैचुरेटेड पोजीशन से डिसाइड नहीं कर सकते, तो फिर हम डिसाइड करेंगे किससे? डबल बॉन्ड से। तो डबल बॉन्ड को लोअर नंबर देंगे, मतलब ये वाली नंबरिंग हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन में जो नंबरिंग दी हुई है वो ये दी हुई है, जो मैं ब्लैक पेन से लिख रहा हूँ 1 2 3। ठीक है, तो इसलिए ए ऑप्शन जो है वो सही आंसर नहीं दिया हुआ है। ए क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? यस नो ठीक सर, है, नो बी सर। ऑप्शन देखो, सी सी डबल बॉन्ड सी, सी सी ट्रिपल बॉन्ड सी। ठीक है, इसमें जो नंबरिंग दी हुई है वो यहाँ से स्टार्ट हुई है 1 2 से लेकर ये 6 तक, है ना। ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अपन दूसरा पॉसिबल सिनेरियो भी देख लेते हैं। एक तो ये है ही, है ना। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है? आप यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर दो 1 2, तो ये जाएगा किस पे? 4 पे। इसमें भी अगेन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो कोई है नहीं, है ना। अनसैचुरेटेड पोजीशन 2,5। ठीक है, और राइट साइड से नंबरिंग करोगे तो 2,4। ठीक है, तो यहां पर अब अपन कह सकते हैं, देखो ये 2,5। ठीक है, तो ये अनसैचुरेटेड पोजीशन आ रही है, और दूसरे केस में ये अनसैचुरेटेड पोजीशन आ रही है 2,4। तो 2,4 इज लेस देन 2,5, दैट्स व्हाई दिस शुड हैव बीन द करेक्ट ऑर्डर, है ना। नंबरिंग ये होनी चाहिए थी, लेकिन क्वेश्चन में उल्टी नंबरिंग दी हुई है जो ब्लैक पेन से लिखी हुई है। ठीक है, तो बी ऑप्शन भी गलत है। क्लियर है ये वाला बी ऑप्शन? यस सर। बस अब तो बाकी ऑप्शन भी जल्दी जल्दी देख के खत्म कर देते हैं क्वेश्चन को। डबल बॉन्ड सी, क्वेश्चन में नंबरिंग यहाँ से दी हुई है 1 2 और ये 4 और ये 6। ठीक है, अगर आप दूसरा केस देखोगे तो उसमें अनसैचुरेटेड पोजीशन कहाँ पे आएंगी? ये दूसरा वाला जो केस है उसमें नंबरिंग होगी राइट साइड से स्टार्ट। तो 1 3 4 5 6 6। ठीक है, तो इसमें आप मैक्सिमम सॉरी लोएस्ट अनसैचुरेटेड पोजीशन देखोगे तो जो क्वेश्चन में नंबरिंग दी है उसके हिसाब से कहाँ कहाँ पर आ रहा है? 1 4 6, और यहाँ पर कैसा आ रहा है? 1 3 6। तो 136 इज लेस देन 146, है ना। इसका मतलब जो नंबरिंग है वो ये वाली सही होनी चाहिए थी, और क्वेश्चन में ये वाली दी हुई है, तो इसलिए सी ऑप्शन भी गलत है ना। सिमिलरली डी ऑप्शन, डबल बॉन्ड सी सी डबल बॉन्ड सी, सी सी ट्रिपल बॉन्ड सी। ठीक है, क्वेश्चन में जो नंबरिंग दी हुई है दैट गोज फ्रॉम 1 2 3, और ये यहाँ पे आ जाएगा अपना 6। ठीक है, दूसरा केस अगर हम देखें, अगर यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, है ना। यहाँ पर आप लोएस्ट अनसैचुरेशन देखो 1 3 6, और यहाँ पर है 1 4 6। तो 136 जो है वो 146 से छोटा है, मतलब जो क्वेश्चन में नंबरिंग ऑलरेडी की गई है वो नंबरिंग सही है ना। ये वाली जो हम ट्राई कर रहे थे ये गलत है, इसका मतलब डी ऑप्शन सही है। क्लियर हो गया सबको? यस सर। ठीक है, शाबाश। यस सर। अब हम वापस अपने मुद्दे पर आते हैं जो हम डिस्कस कर रहे थे सुबह, आइसोमेरिज्म। तो कितना बचा है और अभी? बस इस 1 घंटे में हो जाएगा। मेटामेरिज्म, हम मेटामेरिज्म से कंटिन्यू करते हैं, है ना। मेटामेरिज्म टॉपिक अपना चल रहा था, तो मेटामेरिज्म की हम बात कर रहे थे कि भाई जिसमें फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, लेकिन जो लेफ्ट और राइट साइड के एल्काइल ब्रांचेस हैं उनमें कुछ कुछ चेंज आ जाता है, ऐसे कंपाउंड्स को मेटामर्स बोलते हैं। इसके एग्जांपल्स हम देख रहे थे, है ना। तो एक ईस्टर वाला एग्जांपल हमने देख लिया था, एक और एग्जांपल देखो, सी सी एन सी 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 सी, और इसकी तुलना हो रही है सी सी एन सी सी
और ये C। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखोगे तो सबसे पहले आप ये चेक करो कि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है कि नहीं। 2 और 3 5 और 1 6 कार्बन, 1 नाइट्रोजन, है ना, 6 कार्बन और 1 नाइट्रोजन, तो दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम। ठीक है, अब देखो कि इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है क्या, तो हाँ स्ट्रक्चर डिफरेंट है। यहाँ पर 3 कार्बन ऐसे आ रहे हैं और यहाँ पर 2 ही कार्बन है, ये वाला कार्बन उठ के इस कार्बन से जुड़ चुका है सेकेंड स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन लिंकिंग पॉइंट चेंज हो रहा है ना, तो दे आर आइसोमर्स, और वो भी कैसे, दे आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, क्योंकि लिंकिंग पॉइंट चेंज हो रहा है, दे आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। अब स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में क्या ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है, क्योंकि स्ट्रक्चरल आइसोमर अपन किस ऑर्डर में चेक करते हैं, हम सबसे पहले चेक करते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। तो यहाँ पर देखो ये वाला जो नाइट्रोजन है ये अमीन है ना, ये वाला जो नाइट्रोजन है ये 3 कार्बन से कनेक्टेड है, सो दिस इज अ 3 डिग्री अमीन, और म्यूट कर लो साइनाइड भाई भी खुद तो हो को। सकता है। साइनाइड, साइनाइड क्यों होगा भाई, साइनाइड में तो C ट्रिपल बॉन्ड एन होता है ना, अच्छा हाँ ठीक। ट्रिपल बॉन्ड होता है उसमें। ठीक है, और ये वाला जो नाइट्रोजन है ये फिर से 3 कार्बन से कनेक्टेड है डायरेक्टली, तो दिस इज अगेन अ 3 डिग्री अमीन, तो दोनों ही 3 डिग्री अमीन है, तो दोनों एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स नहीं है, सो वी कैन से दैट दे आर नॉट फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, क्योंकि सेम फंक्शनल ग्रुप है। तो अब हम चेक करते हैं नेक्स्ट मेटामेरिज्म। तो मेटामेरिज्म में हम ये चेक करते हैं कि फंक्शनल ग्रुप तो सेम हो लेकिन आजू बाजू में कुछ चेंज हो रहा हो, तो दिख रहा है नाइट्रोजन के एक तरफ 3 कार्बन है, यहाँ इधर क्या रेशियो है 3:1, और इधर क्या रेशियो है 2:2, मतलब ब्रांचेस में चेंज हो गया साइड में, है ना, साइड ब्रांचेस जो है उसमें चेंज है, इसका मतलब दे आर व्हाट, दे आर मेटामर्स ऑफ ईच अदर। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, शाबाश। यस सर। बस ये लास्ट एग्जांपल लिख लो मेटामेरिज्म का। अब जो अपना ऑर्डर था फंक्शनल आइसोमर्स, मेटामर्स, फिर थर्ड नंबर पे आता है चेन आइसोमेरिज्म, तो इसलिए हम अपने सीक्वेंस में भी थर्ड नंबर पे लिख रहे हैं, थर्ड नंबर है चेन, चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म अपन ने थोड़ा बहुत 10th क्लास में पढ़ा है, जहाँ पे हम पेंटेन के आइसोमर्स बनाते हैं, वो जो हम पेंटेन के आइसोमर्स बनाते हैं दे आर मेनली चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो चेन आइसोमर्स की हम डेफिनेशन लिखते हैं पहले, है ना। पहले तो अपना वो वाला लॉजिक जो अपन ने बनाया था, क्या बनाया था कि आइसोमेरिज्म के सामने जो वर्ड होता है उसी चीज में डिफरेंस होता है दोनों मॉलिक्यूल्स में, तो आइसोमेरिज्म के सामने कौन सा वर्ड लिखा हुआ है, चेन। इसका क्या मतलब है कि दो कंपाउंड्स की चेन की लेंथ में डिफरेंस होगा, सही बात है ना, यही होना चाहिए। यस। शाबाश। तो इसका मतलब क्या है, हम लिख सकते हैं कि डिफरेंस कहाँ पे होगा, डिफरेंस विल बी इन द लेंथ। सुमेध क्यों कॉल कर रहा है यार, एक सेकंड रुको मैं उसका फोन उठाता हूँ। सर वो उसका मैसेज आया है। क्या बाय मिस्टेक, नहीं तो तुम्हारी रिक्वेस्ट कहाँ आ रही है ऐड करने के लिए, लेकिन मेरे को दिख नहीं रही है स्क्रीन पे। हाँ हाँ ठीक है, हाँ भाई। तो हम ये बात कह रहे थे कि आइसोमर्स, चेन आइसोमर्स जो है उसमें डिफरेंस किस बात में रहेगा, डिफरेंस विल बी इन द लेंथ ऑफ, है ना, इन द लेंथ ऑफ आइदर मेन चेन और साइड चेन। ठीक है, इसमें डिफरेंस रहेगा। अभी इसके एग्जांपल्स अपन देखते हैं। देखो, तो जैसे एक कंपाउंड है, एक कंपाउंड है ये, है ना, यहाँ पे लिख लेना एग्जांपल, एग्जांपल्स हम देख रहे हैं। एक कंपाउंड है ये सी, है ना, और ये, ठीक है, और दूसरा कंपाउंड है ये,
है ना। तो अब आप यहाँ पर ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, क्योंकि इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, इसमें भी 6 कार्बन है, इसमें भी 6 कार्बन है, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो ये दोनों एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। अब स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स नहीं है, क्योंकि दोनों में कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है। पहली चीज, ये दोनों एक दूसरे के मेटामर्स नहीं है, क्योंकि मेटामर्स होने के लिए एक फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए जिसके लेफ्ट और राइट साइड में अपन चेक करते हैं। इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप ही नहीं है, तो मेटामेरिज्म भी इसमें इनएप्लीकेबल हो गया। ठीक है। ऑर्डर के हिसाब से थर्ड नंबर पे आता है चेन आइसोमेरिज्म। तो अब हम इसमें चेक करेंगे चेन आइसोमेरिज्म। तो चेन आइसोमेरिज्म क्या कह रहा है कि कहीं डिफरेंस होना चाहिए चेन की लेंथ में, या तो मेन चेन की लेंथ में डिफरेंस हो, अगर उसमें नहीं है तो साइड चेन की लेंथ में डिफरेंस हो। तो अपन लेंथ चेक करते हैं, पहले मेन चेन की लेंथ चेक करते हैं। तो यहाँ पर ये मेन चेन आएगी, है ना, और यहाँ पर ये मेन चेन आएगी। तो ये जो है दिस इज 6 कार्बन मेन चेन और दिस इज अ 5 कार्बन मेन चेन। तो मेन चेन की लेंथ में डिफरेंस है, सो वी कैन से दैट दे आर चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ये वाला एग्जांपल समझ में आया क्या? यस सर। यस ठीक है, सर। इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है ना, और इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो दे आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ये बात सही है। फिर हम आइसोमेरिज्म का जब ऑर्डर चेक करेंगे तो ये हमें पता चलेगा कि ये फंक्शनल आइसोमर्स नहीं है, मेटामर्स भी ये नहीं है, और ये क्या है अल्टीमेटली चेन आइसोमर्स है। ठीक है, इस तरह से इन दोनों में रिलेशन हो जाएगा। सो मेटामर में लास्ट एग्जांपल करा था, अगर हम पर n की जगह कार्बन लगा दे तो वो भी ये चेन आइसोमर बन जाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल चेन आइसोमर बन जाएंगे वो, क्योंकि अपन ने मेटामर की डेफिनेशन में लिखा है ना कि उसमें फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, दोनों में सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, है ना। मेटामर की जब डेफिनेशन देखोगे उसमें लिखा है कि बोथ शुड हैव सेम फंक्शनल ग्रुप्स। तो फंक्शनल दोनों में सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, मतलब दोनों में फंक्शनल ग्रुप तो होना चाहिए। अब यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप ही नहीं है, तो ये मेटामर की डेफिनेशन के लिए एलिजिबल ही नहीं है। सर यस चेन आइसोमर्स में क्या मतलब ये फंक्शनल ग्रुप्स यूज नहीं होते क्या? किसमें? ये चेन आइसोमर्स। चेन आइसोमर्स में फंक्शनल ग्रुप नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे, है ना। चेन आइसोमर्स में कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है ये। एक और एग्जांपल देखो, इस बार अपन रखते हैं मेन चेन की लेंथ सेम। ठीक है, 3 3 6 और एक 7, ये दूसरा क्वेश्चन कंपाउंड 3 3 6 और एक ये 7, 7 कार्बन दोनों में हो गए। अब यहाँ पर जो साइड चेन है वो ये है। ठीक है, ये दो अपन ने साइड चेन बना दी, और यहाँ पर अपन ने ये एक साइड चेन बना दी। अब ध्यान से देखना, ठीक है। तो जब आप मेन चेन सिलेक्ट करोगे तो यही आएगी मेन चेन, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट चेन है ना। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं किसी को, देख के समझ में आ रहा है, यही मेन चेन आएगी क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन है ना। यस और यहाँ पर भी मेन चेन यही आएगी क्योंकि ये लॉन्गेस्ट चेन है। मेन चेन कितने कार्बन की है? 7 कार्बन की यहाँ पर है और 7 कार्बन की यहाँ पर है। तो मेन चेन की लेंथ तो सेम है दोनों में, लेकिन जब आप लेंथ ऑफ साइड चेन देखोगे, है ना, तो यहाँ पर दो साइड चेन्स हैं। तो एक साइड चेन 2 कार्बन की है और एक साइड चेन यहाँ पर 1 कार्बन की है, जबकि यहाँ पर एक ही साइड चेन कितने 3 कार्बन की है। ठीक है, तो साइड चेन की जो लेंथ है उसमें डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर 2 कार्बन की लेंथ और 1 कार्बन की लेंथ अलग, और यहाँ पर टोटल एक ही चेन 3 कार्बन की। ठीक है, तो देयर इज डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ व्हाट? साइड चेन। सो अगेन द टू कंपाउंड्स आर व्हाट? दे आर चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो फिर से इसको हम पूरा स्टेप बाय स्टेप लिख लेते हैं। दोनों का आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम मिलेगा क्योंकि सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, तो ये आइसोमर्स की कंपैरिजन के लिए एलिजिबल हैं। स्ट्रक्चर देख के समझ में आ रहा है डिफरेंट है, तो दे आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में आप
फंक्शनल आइसोमेरिज्म सबसे पहले चेक करोगे, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। मेटामेरिज्म चेक नहीं कर सकते क्योंकि कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। थर्ड नंबर पे आप चेक करोगे चेन आइसोमेरिज्म, मेन चेन की लेंथ देखोगे सेम आ रही है लेकिन साइड चेन की लेंथ डिफरेंट आ रही है, इसका मतलब यस दे आर चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर एंड दे आर ऑफ कोर्स नॉट फंक्शनल आइसोमर्स एज वेल एज मेटामर्स। क्लियर हो गया क्या? सर जरूरी हाँ सर बोलो। डाउट है सर, जरूरी नहीं अगर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो तो वो स्ट्रक्चरल आइसोमर होंगे? नहीं नहीं बिल्कुल जरूरी नहीं है। सेम भी तो हो सकते हैं बिल्कुल। हाँ हाँ हो सकते हैं ना, बिल्कुल सेम हो सकते हैं। मतलब ये आइडेंटिकल वाला केस तो अपन ने डिस्कस किया ही था ना सुबह, कि या तो वो आइसोमर्स होंगे Yes, या sir. वो आइडेंटिकल होंगे, दो ही पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, Yes. तो आई होप चेन आइसोमर्स, चेन आइसोमेरिज्म सबको समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल होता है चेन आइसोमेरिज्म निकालना, है ना। इसके और थोड़े अच्छे एग्जांपल्स देखते हैं अब। और एग्जांपल देखो, एक कंपाउंड ये है और दूसरा है ये। ठीक है, तो इसमें अपन को टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म चेक करना है ना। सबसे पहले तो चेक करो कि क्या इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। यस, दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स दोनों मॉलिक्यूल में सेम है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है, देख के समझ में आ रहा है। तो दे आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, है ना। दे आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में भी कौन सा, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म चेक करो, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो फंक्शनल आइसोमर्स नहीं है। फंक्शनल आइसोमर्स नहीं है तो मेटामर्स भी नहीं होंगे क्योंकि कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। चेन आइसोमर आइसोमेरिज्म हम चेक करेंगे तो मेन चेन, है ना, पहले वाले कंपाउंड में मेन चेन ऑफ कोर्स ये साइक्लिक पार्ट है क्योंकि साइक्लिक पार्ट में सबसे ज्यादा लंबे मतलब एक साथ 3 कार्बन आ रहे हैं लाइन से। इसमें भी मेन चेन ये है, तो दोनों में मेन चेन सेम है ना। अब हम देखेंगे साइड चेन, तो साइड चेन में डिफरेंस है, यहाँ पर 2 कार्बन की साइड चेन है, यहाँ पर 2 कार्बन की साइड चेन है और 1 कार्बन की साइड चेन है, यहाँ पर एक एक ही कार्बन की साइड चेन है। तो साइड चेन की लेंथ में डिफरेंस है, सो वी कैन से दैट दे आर चेन आइसोमर्स, राइट। Yes, sir. उसके बाद ये वाला एग्जांपल देखो। अरे मत बनाओ भाई, क्या क्या बना रहे हो तुम लोग। सी सी, यहाँ पर ये है साइनाइड और यहाँ पर ये है साइनाइड। ठीक है, ये वाला एग्जांपल अच्छा है ना। अभी थोड़ी देर पहले किसी ने ये पूछा था कि क्या इसमें मतलब चेन आइसोमेरिज्म में भी कभी फंक्शनल ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करेगा, शायद पाखी ने पूछा था कि क्या चेन आइसोमेरिज्म में कभी फंक्शनल ग्रुप एग्जिस्ट कर सकता है। तो उस टाइम मैंने गलती से ये बोल दिया था कि एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो गलत है ना। वो अपन इस एग्जांपल से क्लैरिफाई हो जाएगी वो चीज। देखो, आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखोगे तो सेम मिलेगा, है ना, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है ना। यहाँ पर साइनाइड जो है वो बीच वाले कार्बन से निकल रहा है और यहाँ पर ये सेकेंड लास्ट कार्बन से निकल रहा है, मतलब लिंकिंग पॉइंट चेंज हो रहा है, विच मीन्स दे आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। अब उसमें क्या ये फंक्शनल आइसोमर्स है? नहीं है, क्योंकि सेम फंक्शनल ग्रुप है दोनों में साइनाइड, तो दे आर नॉट फंक्शनल आइसोमर्स। क्या ये मेटामर्स है? अब अपन मेटामर्स चेक कर सकते हैं क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप है ना। तो ध्यान दो, फंक्शनल ग्रुप के एक साइड और मतलब ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसको थोड़ा ध्यान से समझना, ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है ना, इसके ऊपर तो डिफरेंस है ना, ऊपर तो डिफरेंस है लेकिन यहाँ पे नीचे कुछ डिफरेंस नहीं है, तो इनको फिर अपन मेटामर्स नहीं कह सकते, है ना। मेटामर्स का मतलब क्या होता है कि लेफ्ट और राइट दोनों में डिफरेंस आ जाना चाहिए, या ऐसा भी कह सकते हो कि जो ऑपोजिट साइड्स है फंक्शनल ग्रुप के, जो 2 ऑपोजिट साइड्स हैं
उन दोनों की सिचुएशन में डिफरेंस आना चाहिए, दोनों सिचुएशन चेंज होना चाहिए। तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि फंक्शनल ग्रुप के एक साइड 5 कार्बन है और इधर कोई कार्बन नहीं है। यहाँ पर भी फंक्शनल ग्रुप के एक साइड में 5 कार्बन है और दूसरे साइड में कोई कार्बन नहीं है। ठीक है, तो Yes, यहाँ sir. यहाँ पर जो रेशियो है वो 5 कार्बन 0 कार्बन, यहाँ पर भी वही रेशियो है और यहाँ पर भी वही रेशियो है 5 कार्बन 0 कार्बन। तो ये रेशियो चेंज नहीं हो रहा है, तो दे आर नॉट मेटामर्स ऑफ ईच अदर। ये वाला केस थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेटामर्स मेटामर्स नहीं है तो अब हम चेन आइसोमेरिज्म चेक करेंगे। ध्यान से देखो। सर ये हाँ नहीं आया। पूछो। सर ये मतलब ये समझ नहीं आया। ये समझ नहीं आया, इसके लिए आपको मेटामर्स की डेफिनेशन ध्यान से देखनी पड़ेगी। मेटामर्स की डेफिनेशन में हमने लिखा था कि कंपाउंड्स विच हैव सेम फंक्शनल ग्रुप, पहली चीज है ना, बट डिफरेंट नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स अलोंग द फंक्शनल ग्रुप, है ना। फंक्शनल ग्रुप के अलोंग जो एल्काइल ग्रुप्स हैं उनका नेचर चेंज हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये जैसे फंक्शनल ग्रुप है तो आप इसके अलोंग देखो, एक साइड में 5 कार्बन का एल्काइल ग्रुप है ना, और दूसरे साइड में एक भी कार्बन का एल्काइल ग्रुप नहीं है। ये लाइन सही है क्या बाकी? यस। सिमिलरली आप इस फंक्शनल ग्रुप के अलोंग देखो, तो इस फंक्शनल ग्रुप के एक साइड अगेन 5 कार्बन का एल्काइल ग्रुप है और यहां पर अगेन एक भी कार्बन का एल्काइल ग्रुप नहीं है। तो सिचुएशन चेंज नहीं हो रही ना, लेफ्ट और राइट साइड में सिचुएशन चेंज होना चाहिए। जो अपन ने मेटामर्स देखे थे उसमें इस तरह की बात होती है, जैसे ओ सी सी ये कंपाउंड और इसका कंपैरिजन करो इस कंपाउंड से, तो ये देखो ये दोनों एक दूसरे के मेटामर्स हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेशियो चेंज हो रहा है। फंक्शनल ग्रुप के एक साइड में 2:2 है ना, और यहाँ पे रेशियो देखो 1:3। ठीक है, हाँ सर। इस तरह की सिचुएशन में मेटामेरिज्म होता है, वो चीज यहाँ पर नहीं पॉसिबल हो पा रही है। अब क्लियर हो गया क्या? यस सर। ठीक है, तो ये वाला एग्जांपल इंपॉर्टेंट है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। तो एक डाउट है हाँ पूछो। सर, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया कि मतलब ये दो कंपाउंड दे दिए और उसने पूछा इसमें कितने आइसोमर्स हैं, तो सर स्ट्रक्चरल आइसोमर को उसमें काउंट करना है क्या? जैसे एक चेन वाला अगर तो दो बोलेंगे हाँ कि हाँ, एक बोलेंगे? मतलब मैं समझा नहीं। दो आइसोमर्स, ये वाले क्वेश्चंस अभी करेंगे अपन आज, है ना। वो क्वेश्चंस कर लेंगे उसके बाद पूछना संकेत। ठीक है, यस। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उसके बाद शायद तुम्हें वो डाउट ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाए, है ना। तो अभी अपन इस केस को निपटाते हैं। मेटामेरिज्म भी नहीं है तो अपन को अगला चेक करना पड़ेगा, चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म चेक करने के लिए मेन चेन देखो इस कार्बन में, तो साइनाइड फंक्शनल ग्रुप है, तो मेन चेन हम इस तरह से लेंगे कि ये कार्बन, साइनाइड का कार्बन मेन चेन में इंक्लूड हो। ठीक है, तो जैसे ये अपनी मेन चेन हो गई। यहाँ पर मेन चेन देखो, साइनाइड के कार्बन को इंक्लूड करना पड़ेगा, इंक्लूड करते हुए सबसे लंबी चेन ले लो, ये मेन चेन हो गई। ठीक है, अब आप मेन चेन की लेंथ देखो, यहाँ पर 4 कार्बन, यहाँ पर 5 कार्बन। ठीक है, तो ये जो मेन चेन है इसमें 4 कार्बन है और ये वाली जो मेन चेन है इसमें कितने कार्बन है? 5 कार्बन। तो मेन चेन की लेंथ में डिफरेंस है, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द टू आइसोमर्स आर रिलेटेड बाय चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, यस सर। तो इसको नोट कर लो इस वाले केस को। फिर हम अगला फोर्थ वाला देखते हैं, पोजीशन आइसोमेरिज्म। यस। ठीक है, अब लिखो लास्ट वाला फोर्थ, ये है पोजीशन आइसोमेरिज्म, जिसे सबसे लास्ट में चेक किया जाता है। ठीक है, तो पोजीशन आइसोमेरिज्म में देखो, अब नाम पकड़ो, नाम क्या कह रहा है कि आइसोमेरिज्म के सामने पोजीशन वर्ड लगा हुआ है, इसका मतलब पोजीशन चेंज होगी, है ना। बाकी सब चीजें सेम रहेंगी, मतलब लेंथ वगैरह हर चीज सेम रहेगी, बस ग्रुप्स की पोजीशन चेंज होगी। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम पोजीशन आइसोमर्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे थोड़ा सीधे कॉम्प्लिकेटेड वाला एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये एक
कितने कार्बन हो गए ये? 3 3 6 और 7 कार्बन हो गए, है ना। और ये यहाँ पर दूसरा कंपाउंड 1 2 3 4 5 6 7, 3 3 6 और 1 7, हाँ। तो अब यहाँ पर देखो दोनों में नंबर ऑफ कार्बन सेम है। मैंने एक इथाइल यहाँ पे लगा दिया और एक मिथाइल यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। और यहाँ पर मैंने एक इथाइल यहाँ पे लगा दिया और मैंने एक मिथाइल यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। तो अब आप देखोगे इसमें कंपैरिजन करो तो देखो क्या इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? यस, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है ना। इन दोनों में रिलेशन हम करना चालू कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है क्योंकि सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं। क्या इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है? यस, डिफरेंट है ना। यहाँ पर जो इथाइल है वो चौथे कार्बन पे लगा हुआ है, तो यहाँ पर इथाइल तीसरे कार्बन पे लगा हुआ है, मतलब लिंकिंग चेंज हो रही है। यहाँ पर मिथाइल इधर से 5वें कार्बन पे लगा हुआ है, तो यहाँ पर मिथाइल चौथे कार्बन पे लगा हुआ है ना। तो लिंकिंग पॉइंट इज गेटिंग चेंज्ड, by which we can say that the compounds are structural isomers of each other. तो स्ट्रक्चर में कौन से? सबसे पहले हम फंक्शनल आइसोमर्स चेक करेंगे, कोई फंक्शनल ग्रुप दोनों में मौजूद नहीं है ना। फंक्शनल आइसोमेरिज्म डज नॉट एग्जिस्ट। फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो मेटामेरिज्म डज नॉट एग्जिस्ट। चेन आइसोमेरिज्म हम चेक करेंगे, तो चेन आइसोमेरिज्म के लिए पहले हम मेन चेन की लेंथ चेक करते हैं। इस कंपाउंड में मेन चेन ये सीधी सीधी दिख रही है ना, 7 कार्बन की मेन चेन है। यहाँ पर भी मेन चेन ये सीधी सीधी दिख रही है, ठीक है। 7 कार्बन की मेन चेन है, मेन चेन की लेंथ में कोई डिफरेंस नहीं है। हम साइड चेन की लेंथ चेक करेंगे। 2 टाइप के साइड चेन्स हैं, एक 2 कार्बन वाले और एक 1 कार्बन वाली, और यहाँ पर भी एक 2 कार्बन वाली और एक 1 कार्बन वाली। तो साइड चेन की लेंथ्स में भी डिफरेंस नहीं है, तो ये चेन आइसोमर्स भी नहीं है ना। तो लास्टली फिर हम चेक करते हैं व्हाट? पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म में हम ब्रांचेस की पोजीशन चेक करेंगे कि ब्रांचेस की पोजीशन भाई चेंज हुई है क्या, ठीक है। तो जब आप इस कंपाउंड की नंबरिंग करोगे, है ना, तो अब हम नंबरिंग किस साइड से करेंगे? राइट साइड से हम नंबरिंग करेंगे, क्योंकि राइट साइड से जब हम नंबरिंग करेंगे तो ब्रांचेस आएगी 3,4 पे, और लेफ्ट से करोगे तो आएगी 4,5 पे। तो हम नंबरिंग लोएस्ट लोकेंट्स के हिसाब से करेंगे, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। तो जब आप राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करोगे तो जो ब्रांचेस हैं वो आ रही है, ब्रांचेस कहाँ कहाँ पे आ रही है? 3,4 पे। और यही चीज आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर अपन लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करेंगे। इस मॉलिक्यूल में मेन चेन की जो नंबरिंग है वो हम लेफ्ट टू राइट करेंगे, लोएस्ट लोकेंट्स को फॉलो करते हुए, ठीक है। 5 6 7, है ना। तो ये इसकी नंबरिंग हो गई। अब देखो तो डिफरेंस क्या आ रहा है दोनों में, कि भाई यहाँ पर जो इथाइल है वो चौथे नंबर पे लगा हुआ है, ध्यान देना, है ना। यहाँ पर जो इथाइल है वो चौथे नंबर पे लगा हुआ है, यहाँ पर जो इथाइल है वो तीसरे नंबर पे लगा हुआ है। तो इथाइल की पोजीशन दोनों मॉलिक्यूल में चेंज हो रही है। और सेम चीज मिथाइल के साथ भी है, मिथाइल यहाँ पर तीसरे नंबर पे लगा हुआ है और मिथाइल यहाँ पर चौथे नंबर पे लगा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों कंपाउंड्स आइडेंटिकल नहीं है। डिफरेंस किस चीज का आ रहा है? ब्रांचेस की पोजीशन का, ब्रांचेस के नंबर का, है ना। तो इसका मतलब इनकी पोजीशंस डिफरेंट है, मतलब ये दे आर पोजीशन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। जरूरी है पोजीशन इंटरचेंज हो कि मतलब कहीं भी हो सकता है? कहीं भी हो सकती है, पोजीशन डिफरेंट होना चाहिए। मतलब तुम इसको ऐसे ऐसे समझ सकते हो कि जो अपन IUPAC में जो नंबर्स लिखते हैं ना, इसका अपन नाम क्या लिखेंगे? 4 इथाइल 3 मिथाइल हेप्टेन, है ना। 4 इथाइल, देखो पोजीशन आइसोमर्स बहुत आसान होता है चेक करना IUPAC नेम से। इसका आप IUPAC नेम लिखोगे 4 इथाइल 3 मिथाइल हेप्टेन। आई होप इसमें कोई समस्या नहीं है किसी को। और जब आप इसका IUPAC नेम लिखोगे तो ये बनेगा 3 इथाइल 4 मिथाइल हेप्टेन,
ठीक है, सही है दोनों के आईयूपीएसी नाम। यस तो अब इसमें फर्क ये है, मतलब डिफरेंस ये आ जाता है कि जब भी पोजीशन आइसोमर्स दो कंपाउंड शो करते हैं तो उनका जो नाम है, मतलब जो अल्फाबेट्स है वो तो एग्जैक्टली सेम रहते हैं, इथाइल मिथाइल हेप्टेन, इथाइल मिथाइल हेप्टेन, लेकिन जो नंबरिंग है ना, ये नंबरिंग चेंज हो जाएगी। नंबरिंग चेंज हो रही है मतलब क्या चेंज हो रहा है, दोनों कंपाउंड में पोजीशन चेंज हो रही है ब्रांचेस की, इसका मतलब दोनों कंपाउंड पोजीशन आइसोमर्स है। ठीक है, तो कुछ भी पोजीशन चेंज हो जाए, अगर यहाँ पर जैसे यहाँ पर 4 4 3 है, तो बस यहाँ पर 4 और 3 नहीं होना चाहिए एक साथ। ठीक है, बाकी कोई भी सेट ऑफ नंबर्स हो, अगर वो डिफरेंट है इस सेट से 4 3 से, तो फिर वो दोनों एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स होंगे। क्लियर है क्या? यस सर। यस ठीक है, अब हम और एग्जांपल देख लेते हैं एक आध। देखो अल्कोहल्स का एग्जांपल देख लेते हैं, ये एक अल्कोहल है और दूसरा अल्कोहल ये है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको सेम दिखेगा, है ना, लेकिन स्ट्रक्चर नो डाउट डिफरेंट है, तो दे आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, है ना। फंक्शनल आइसोमर्स चेक करेंगे सबसे पहले, क्या फंक्शनल ग्रुप सेम है? हाँ, फंक्शनल ग्रुप दोनों के सेम है। अल्कोहल में एक अपन ने एक्सेप्शन में क्या लिखा था कि वो अल्कोहल जो डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ हो और वो अल्कोहल जो सिंगल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ हो, है ना, वो दोनों अल्कोहल्स एक दूसरे के क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमर्स। फंक्शनल आइसोमर्स। तो यहाँ पर अगर डबल बॉन्ड होता ना तो हम डिक्लेयर कर देते कि ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स है ना। एक्सेप्शंस हमेशा, जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हो तो पहले उसके एक्सेप्शंस को कंपेयर किया करो। ठीक है, तो कहीं पर भी डबल बॉन्ड लगता था कि वो OH वाले कार्बन इस पे अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड होता तो उस पे क्यों? उस पे क्यों, मतलब इसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा फिर। सर लेफ्ट वाले कार्बन पे लगता तो फर्स्ट लेफ्ट वाले कार्बन पे लगता तो फिर ये भी 1 डिग्री, मतलब डिग्री तो खैर दोनों की सेम है, इनके केमिकल नेचर में डिफरेंस हो जाता है ज्यादा। ठीक है, तो उनको वही बाय रूल डिफाइन एक्सेप्शन किया कब गया हुआ है। मानेंगे? कैसा एक्सेप्शन कब मानेंगे? तो कहीं भी लग जाएगी फिर जो एक्सेप्शन? उसी OHC केस में कार्बोनेट मानेंगे है उससे। एग्जैक्टली जैसा अपन ने कॉपी में लिखा है। कॉपी में अपन ने ऐसा लिखा था, कॉपी में अपन ने ऐसा लिखा था, ये और ये, है ना। अगर किसी मॉलिक्यूल में आपको एग्जैक्टली ये सिचुएशन दिख रही है तो ही ये दोनों एक दूसरे के क्या है, फंक्शनल आइसोमर्स, नहीं तो नहीं है। यस ठीक है, तो फंक्शनल आइसोमर्स ये कंपाउंड एक दूसरे के नहीं है क्योंकि फंक्शनल ग्रुप सेम है। मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म अगेन यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि वही बात है, OH मतलब फंक्शनल ग्रुप के एक साइड में 3 कार्बन और दूसरे साइड में 0, फंक्शनल ग्रुप के एक साइड में 3 कार्बन और दूसरे साइड में 0, तो 3030 का रेशियो है, मतलब ये मेटामर्स नहीं है। चेन आइसोमर्स की हम बात करेंगे तो मेन चेन 3 कार्बन की, मेन चेन 3 कार्बन की। ठीक है, तो 3 3 कार्बन की मेन चेन है, मतलब ये चेन आइसोमर्स नहीं है ना, साइड चेन तो कोई है नहीं इसमें, तो ये चेन आइसोमर्स नहीं है। ठीक है, लास्ट में क्या बचता है अपना, पोजीशन आइसोमर्स। तो पोजीशन आइसोमर्स आप चेक करो, OH मतलब जब आप मेन चेन को नंबर करोगे तो आएगा 1 2 3 और ये आएगा, कहीं से भी नंबरिंग कर दो 1 2 3। तो यहाँ पर जो अल्कोहल है वो पहले कार्बन से जुड़ा है, यहाँ पर अल्कोहल दूसरे कार्बन से जुड़ा है, पोजीशन अल्कोहल की चेंज हो रही है। द टू कंपाउंड्स आर पोजीशन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। एनी डाउट? नो सर। नो सर। शाबाश। नो सर एक और एग्जांपल देख लो, तो ये है बेंजीन, है ना, यहाँ पर एक मिथाइल लगा है और ये दूसरा मिथाइल लगा है यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। आप इन तीनों कंपाउंड्स को चेक करोगे तो सारी बातें सेम है, तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आएगा।
लेकिन तीनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट दिख रहा है ना, देख के समझ में आ रहा है स्ट्रक्चर अलग अलग है, तो स्ट्रक्चर आइसोमर्स है। फंक्शनल आइसोमर्स नहीं है क्योंकि कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। मैं लिखते भी जाता हूँ, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। एक्चुअली थोड़ा जगह कम है इसलिए मैंने सोचा कि ना लिखूं, ऊपर लिख लेते हैं यहाँ पे। तो तीनों कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ठीक है। तीनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है, देख के समझ में आ रहा है, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। वो भी कौन सा है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म तो है नहीं क्योंकि फंक्शनल ग्रुप कोई नहीं है। फंक्शनल ग्रुप कोई नहीं है तो मेटामेरिज्म भी नहीं होगा, है ना। चेन आइसोमेरिज्म चेक करना पड़ेगा। तो चेन आइसोमेरिज्म जब आप चेक करोगे तो पहले आप मेन चेन चेक करोगे। तीनों ही कंपाउंड्स में मेन चेन कितने हैं, कितने कार्बन की है, 6 कार्बन की, है ना। तो मेन चेन की लेंथ तीनों कंपाउंड्स में सेम है। साइड चेन चेक करो, साइड चेन 2 टाइप की है। पहले कंपाउंड में एक कार्बन वाली और एक कार्बन वाली, यहाँ पर भी एक और एक, यहाँ पर भी एक और एक, तो साइड चेन की लेंथ भी तीनों में सेम है। तो चेन आइसोमेरिज्म इसका मतलब इस कंपाउंड में एग्जिस्ट नहीं करेगा। पोजीशन आइसोमर्स, बिल्कुल ये पोजीशन आइसोमर है, देख के समझ में आ रहा है। ये अगल बगल वाली पोजीशन पे लगे हुए हैं, एक पोजीशन छोड़ के, और ये आमने सामने, है ना। तो हम कह सकते हैं कि दिस इज ऑर्थो, दिस इज मेटा पोजीशन एंड दिस इज पैरा, ठीक है। दे आर पोजीशन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। सर एक डाउट। हाँ बताओ। सर अपन ने डिक्लेयर कर दिया कि वो स्ट्रक्चरल आइसोमर है और शुरू के 3 चेक कर लें अपन सिर्फ, और हाँ वो नहीं मतलब वो क्रॉस आ जाए उन पे, तो चौथा जरूरी है कि होगा ही? बिल्कुल बेशक होगा, विदाउट अ डाउट। ऐसा नहीं हो सकता चारों ना हो, सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमर हो? तो संभव ही नहीं है ना, वो तो फिर आइडेंटिटी, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। स्ट्रक्चर में कुछ तो डिफरेंस हो, हाँ है यस। ना, किसी चीज में तो डिफरेंस हो, नहीं तो वो तो आइडेंटिकल हो तो जाएगा चेक फिर। करने की जरूरत ही नहीं है, 3 के बाद चेक हाँ करने की जरूरत ही नहीं बिल्कुल है। कह सकते हो ऐसा कि अगर ये 3 फेल हो गए, बिल्कुल सही बात है। अगर ये तीन तीन चीजें फेल हो गई मतलब पोजीशन आइसोमर्स वो कंपाउंड है, नो डाउट। पोजीशन आइसोमर तो चेक करना बहुत आसान होता है यार, कंपाउंड देख के समझ में आ जाता है पोजीशन आइसोमर है कि नहीं, है ना। पोजीशन आइसोमरिज्म चेक करने के लिए कुछ भी दिमाग नहीं लगाना होता, ठीक है। यस। तो आई होप पोजीशन आइसोमेरिज्म सबको क्लियर हो गया होगा। तो ये 4 टाइप के आइसोमेरिज्म थे, है ना। अब अपन, तो आइसोमेरिज्म तो खत्म हो गया, इतना ही था अपने लिए। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, है ना। इसके अब कुछ चैप्टर खत्म, क्वेश्चंस, हाँ मतलब प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ी। मतलब थ्योरी खत्म हो गई ना सर? हाँ थ्योरी खत्म हो गई, एग्जांपल्स देख लेते हैं। आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई रिलेशन बिटवीन डिफरेंट कंपाउंड्स। अपन करीबन रफली 7:30 तक पढ़ेंगे, है ना। आइडेंटिफाई रिलेशन बिटवीन डिफरेंट कंपाउंड्स, तो कंपाउंड आपको दिए हुए हैं, देखो जल्दी जल्दी इनमें रिलेशन बताना है ना। एक ये है और दूसरा ये है, बताओ भाई क्या रिलेशन है दोनों में। चेन चेन सर। चेन आइसोमर्स, है ना। पहली चीज तो दे आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ये बात सही है क्योंकि स्ट्रक्चर डिफरेंट है, ठीक है। और दे आर चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, है ना। फंक्शनल आइसोमर्स और मेटामर्स इनमें नहीं है, ठीक है। फिर बी वाला जो है, आसान आसान क्वेश्चन है, किसी को डाउट हो तो पूछ लेना, है ना, नहीं तो मैं मान के चलूंगा कि सबसे बन रहा है। जिससे नहीं बनेगा वो पूछ लेना, तो डिटेल में थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा। ये चेन आइसोमर। पक्का, हाँ सर। शाबाश। चेन आइसोमर्स है ये, है ना। फंक्शनल आइसोमर्स और मेटामर्स तो है नहीं है, ठीक है। जब आप मेन चेन की लेंथ देखोगे तो मेन चेन की लेंथ तो सेम आएगी दोनों में, है ना। इसमें भी 6 कार्बन की मेन चेन और इसमें भी 6 कार्बन की मेन चेन साइक्लोहेक्सेन। लेकिन
जो साइड चेन है उसकी लेंथ में डिफरेंस है, 2 कार्बन की साइड चेन है ना, और एक एक कार्बन की साइड चेन, तो साइड चेन की लेंथ में डिफरेंस है, दैट्स व्हाई दे आर चेन आइसोमर्स, है ना। किसी को लगे तो लिख लेना कि साइड चेन की लेंथ जो है वो डिफरेंट है। लेंथ सर ये एग्जांपल्स लिखने की जरूरत है कि नहीं? तुम्हारी श्रद्धा है, लेंथ ऑफ साइड चेन्स आर डिफरेंट। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें हमेशा याद रहेगा तो मत लिखो यार, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम भूल सकते हो तो लिख लो, ठीक है। यस। तुम्हारे कंफर्ट लेवल पे है, कोई ऐसी हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं है। देखो और एग्जांपल देख लेते हैं हम। साइक्लोहेक्सेन ये और ये, इनमें बताओ। सब चेन आइसोमर्स। हाँ तो चेन चेन मेन चेन आइसोमर्स है ना, मेन चेन की लेंथ में डिफरेंस आ गया, 6 कार्बन की मेन चेन, 3 कार्बन की मेन चेन, तो दे आर चेन आइसोमर्स, ठीक है। ये तो सब आसान आसान क्वेश्चंस हैं यार, एक सेकंड रुको। तो फंक्शनल ग्रुप वाले दे दीजिए, वो टफ है। ये वाला देखो, सी सी ओ सी सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच और एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी, इसका बताओ। फंक्शनल आइसोमर्स। हाँ, दे आर फंक्शनल आइसोमर्स, फंक्शनल है ना। यहाँ पर COH कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है ना, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप, और दिस इज व्हाट, C डबल बॉन्ड O R, सो दिस इज बेसिकली ईस्टर, ईस्टर फंक्शनल ग्रुप, है ना। सर एक डाउट है बोलो। सर, अगर ऐसा मतलब किसी एक कंपाउंड में से दो या तीन फंक्शनल ग्रुप हो और दूसरे कंपाउंड में भी 2-3 फंक्शनल ग्रुप हो और उन दोनों में 2 सेम है और एक एक डिफरेंट हो, तो सर तो उसको कहेंगे अपन? तो उसको क्या, हाँ बिल्कुल कहेंगे यार, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स कहेंगे। फंक्शनल ग्रुप अगर चेंज हो गया तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है ना। यस। और ये लास्ट केस देखो, फिर अपन कुछ शीट के क्वेश्चंस देखेंगे इसमें। C2H5OC2H5 और दूसरा कंपाउंड हो जाएगा C3H7OCH3, इसको बताओ। सर वो वाला कौन सा होता है? मेटामर मेटामर्स है ना, दे आर मेटामर्स ऑफ ईच अदर, है ना। फंक्शनल आइसोमर्स ये है नहीं, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप दोनों में सेम है, ईथर ROR या मतलब ROR डैश है ना, तो दोनों ही ईथर है, फंक्शनल ग्रुप सेम है, फंक्शनल आइसोमर्स नहीं होगा। मेटामर्स तो लेफ्ट साइड में 2 कार्बन, राइट साइड में 2 कार्बन, 2:2, और यहाँ पर 3:1, सो दे आर मेटामर्स, ठीक है। अब मेटामेरिज्म Yes. में अपन को मतलब ये वाला कंपाउंड तो ठीक है, अगला एग्जांपल देखो, ये कौन सा था, D, तो ये मैंने नंबरिंग गलत की है, इसको आप लोग सही से लिख लेना, दिस वाज E, और हम F वाला देखते हैं। C डबल बॉन्ड OCC, है ना, और यहाँ पर अपना जाएगा C डबल बॉन्ड OCC, इन दोनों में क्या रिलेशन है? तो मेटामर। यस मेटामर्स, श्योर। यस, वो हाँ, लेफ्ट सर, में 3 है, यहाँ पर 2। दे आर नॉट आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट है, यस सर। मॉलिक्यूलर सर ये फॉर्मूला नहीं था वो तो। इज डिफरेंट, है ना। इसमें 4 और 2 6 कार्बन आ रहे हैं, इसमें 3 और 2 5, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज डिफरेंट, दैट्स व्हाई आइसोमर्स डेफिनेशन इज इन कंपाउंड्स के लिए इनवैलिड हो गई, ये दोनों आइसोमर्स हो ही नहीं सकते एक दूसरे के,
पहली चीज, ठीक है। अगर अपन को इन दोनों के का रिलेशन बताना है तो अपन कहेंगे कि दे आर व्हाट, दे आर होमोलोग्स ऑफ ईच अदर। होमोलोग्स मतलब ये होमोलोगस सीरीज को बिलोंग करते हैं। दे आर होमोलोग्स ऑफ ईच अदर। होमोलोग्स क्यों? क्योंकि होमोलोगस सीरीज में हमने पढ़ा था कि दोनों मेंबर में CH2 का डिफरेंस होता है, मतलब एक कार्बन का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 5 कार्बन है इसमें, है ना। इस कंपाउंड में 5 कार्बन है और इस कंपाउंड में 6 कार्बन है, ठीक है। तो एक कार्बन का डिफरेंस है, मतलब 1 CH2 ग्रुप का डिफरेंस होगा, तो ये होमोलोगस सीरीज को बिलोंग करेंगे। हाँ चंद्रभान बोलो। सर क्वेश्चन ऐसा आएगा रिलेशन की सर आइसोमर आएगा, ऐसे भी आ सकता है, मतलब विच टाइप ऑफ आइसोमर। देखो तीन यस। तीन बातें होती हैं, मतलब अपने लिए जो क्वेश्चन आएगा उसके आंसर के फॉर्मेट 3 होंगे। या तो वो होमोलोग्स होंगे, ठीक है, मतलब एक ही होमोलोगस सीरीज को बिलोंग करेंगे। नहीं तो फिर वो स्ट्रक्चरल आइसोमर होगा। नहीं तो फिर वो आइडेंटिकल होगा, है ना। इन 3 के अलावा कोई चौथी पॉसिबिलिटी कंपाउंड की नहीं होगी, ठीक है। यस। तो अब अपन शीट के क्वेश्चंस देख लेते हैं यार, शीट में थोड़े ठीक क्वेश्चंस हैं। 63 पेज। तो यहाँ पे देखो सेक्शन जी में आपको रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करने के लिए बोला गया है, G1, है ना। G1 क्वेश्चन तो कर लोगे सभी लोग। G1 क्वेश्चन आसान है। G2 क्वेश्चन क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द गिवन कंपाउंड्स, है ना। तो G1 भी कर लोगे, मुझे पूर्ण विश्वास है तुम सभी पे। G2 भी कर लोगे, मतलब ये वाला देखते हैं सेक्शन H, है ना। इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, तो जैसे क्वेश्चन है ड्रॉ ऑल स्ट्रक्चरल आइसोमेरिक एल्कीन्स विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, है ना। ये H1 क्वेश्चन में करके बताता हूँ, देखो। ध्यान से देखना बहुत, इस तरह के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। Here we are talking about एक्सरसाइज 1 पार्ट 1, है ना। ये वाला क्वेश्चन है H1। ड्रॉ ऑल, पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। ड्रॉ ऑल स्ट्रक्चरली आइसोमेरिक एल्कीन्स, मतलब हमको एल्कीन्स बनाना है जो कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होनी चाहिए एक दूसरे की, है ना। और जिन जिन सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए C4H8। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहेगा, तभी हम आइसोमर्स की बात कर पाएंगे। तो आपको एक कंपाउंड दिया हुआ है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है C4H8, ठीक है। और कंपाउंड कह रहा है कि ये एक एल्कीन है ना। तो आपको सारे आइसोमेरिक एल्कीन्स इसमें बताने हैं, ठीक है। देखो ये जो कंपाउंड है आप इसका DU कैलकुलेट करो, है ना। तो DU का फॉर्मूला होता है कार्बन +1 माइनस हाइड्रोजन बाय 2, मतलब और भी एटम्स होते हैं लेकिन वो है नहीं यहाँ पे। तो इसको जब फॉर्मूला को आप सॉल्व करोगे तो 5 - 4 मतलब 1, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि वो कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8 है उसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे कंपाउंड में 2 पॉसिबिलिटीज हैं। वो कंपाउंड जिसका फॉर्मूला C4H8 है उसमें 2 पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है। तो या तो आप उसमें एक डबल बॉन्ड रख सकते हो या फिर आप उसमें एक रिंग रख सकते रिंग। हो, ठीक है। दोनों ही केस में एक एक DU आ जाएगा। तो ये दोनों केसेस हम देखते हैं। C4H8 के जो 2 पॉसिबल केसेस है कि एक तो आपको डबल बॉन्ड रखना है। कंपाउंड आपको ऐसे बनाना है कि उसमें एक डबल बॉन्ड आए, है ना, 1 डबल बॉन्ड, या फिर उसमें आ जाए 1 रिंग, ठीक है, तभी DU1 मेंटेन रहेगा। तो अब ऐसे पॉसिबल सारे स्ट्रक्चर्स बनाओ। देखो पहला पॉसिबल स्ट्रक्चर तो एकदम सीधे सीधे 4 कार्बन, ये आ गया डबल बॉन्ड, ठीक है। दूसरा डबल बॉन्ड को बीच में डाल दो उठा के,
सॉरी ये डबल बॉन्ड आ गया बीच में, ठीक है। तीसरा डबल बॉन्ड को आप यहाँ पे रख दो तो वो तो इसके जैसा हो जाएगा सेम, है ना। रिपीट, अपन को रिपीट नहीं करना है स्ट्रक्चर्स को, सेम स्ट्रक्चर दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो एक्स्ट्रा काउंटिंग हो जाती है। अगर आप डबल बॉन्ड को यहाँ पे रखोगे तो अब प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों कंपाउंड्स आइडेंटिकल हैं, दे आर सेम। इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को? इस कंपाउंड को घुमा के रखोगे तो यही बन जाएगा। No, sir. तो इसका मतलब जब आप इसको ऑलरेडी काउंट कर चुके हो तो इसको फिर दोबारा काउंट नहीं करोगे, ठीक है। तो ऐसी एल्कीन जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8 हो, ये दो पॉसिबल एल्कीन्स हैं, है ना, यहां पर जिसमें 4 कार्बन की मेन चेन आ रही है। और देखो आगे अपन और पॉसिबिलिटीज बनाते हैं, है ना। अभी अपन ने क्या किया, अभी हमने वो सारी एल्कीन्स कंसीडर कर ली जिसमें 4 कार्बन सीधे सीधे आ रहे हैं। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन मेन चेन को छोटा करेंगे, 3 कार्बन के रखेंगे और 1 कार्बन को अपन ब्रांच पे लटका देंगे, ठीक है। अब हम अगले केसेस क्या देखेंगे कि हम 3 कार्बन को तो एक साथ रख रहे हैं और 1 कार्बन हमने ब्रांच पे लटका दिया। तो जब आपको इस कार्बन को लटकाना है तो आप इसी कार्बन पे लटका सकते हो, है ना। इस पे या इस पे लटकाओगे तो वो फिर से 4 कार्बन की मेन चेन हो जाएगी, जिसके सारे पॉसिबल केसेस अपन ऑलरेडी कंसीडर कर चुके हैं, ठीक है। तो अब यहां पर आप डबल बॉन्ड कहीं भी लगा दो, यहां पे लगा दिया अपन ने डबल बॉन्ड, है ना। तो ये एक नया स्ट्रक्चर जनरेट हो गया। अब देखो आप डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा दो, चाहे यहाँ पे लगा दो, चाहे यहाँ पे लगा दो, एक ही बात है कि नहीं बताओ। Yes. Yes. तो इसका मतलब अब 3 कार्बन वाली जो मेन चेन है, इस तरह के जो स्ट्रक्चर वाले क्वेश्चंस है वो एकदम स्टेप बाय स्टेप किए जाते हैं। पहले आप 4 कार्बन वाली मेन चेन ले लो, सारी पॉसिबिलिटीज देख लो, फिर आप 3 कार्बन वाली मेन चेन ले लो, सारी पॉसिबिलिटीज देख लो, ठीक है। तो उसमें ये एक ही पॉसिबिलिटी है, बाकी जितनी भी पॉसिबिलिटीज आप जनरेट करोगे वो सब रिपीट होगी, है ना। अगला क्या है कि आप 2 कार्बन की मेन चेन लो, तो अब बाकी 2 कार्बन आप कहीं भी लगाओगे तो अब उसमें प्रॉब्लम ये है कि आपकी मेन चेन फिर से वो 3 कार्बन या 4 कार्बन की बन जाएगी, है ना। कहने का मतलब क्या कि 2 कार्बन की मेन चेन बनाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सर मैं एक और बताऊं, 3 कार्बन वाली। 3 कार्बन वाली एक और बताओगे, बताओ। सर स्ट्रेट चेन है 3 वाली, और सर जो नीचे जो कार्बन लगा है उन दोनों में डबल बॉन्ड है। सर वो आइडेंटिकल तो नहीं आइडेंटिकल हो हो जाएगी? जाएगा। आइडेंटिकल हो जाएगी ना वो तो, ठीक है सर। है ना। क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ये है चंद्रभान कि जब तुम ये बोल रहे हो कि 3 कार्बन की मेन चेन है और ये तुमने बोल दिया कि ये डबल बॉन्ड है ना। तो जब तुम इसका IUPAC नेम अब लिखोगे तो इसमें मेन चेन क्या सिलेक्ट करोगे, ये वाली, क्योंकि Yes, डबल sir. बॉन्ड को तो रखना पड़ेगा ना मेन चेन में। तो फिर से वही Yes, sir. IUPAC नेम फिर से सेम आ जाएगा, जो IUPAC नेम इसका आएगा ना वही सेम इसका आ जाएगा। तो अगर IUPAC नेम सेम आ रहा है 2 कंपाउंड्स का, इसका मतलब 2 कंपाउंड्स क्या है, आइडेंटिकल, है ना। आइडेंटिकल कंपाउंड्स हमें नहीं कंसीडर करना है। तो मुद्दे की बात पे आते हैं, 3 कार्बन की मेन चेन हो गई, 2 कार्बन की मेन चेन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमने सारे पॉसिबल केसेस कंसीडर कर लिए जहां पर C4H8 का एक डबल बॉन्ड हो। इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को? No, sir. नो सर। तो अब अपन आते हैं No, राइट साइड में। राइट साइड में अब अपन क्या करेंगे, हम रखेंगे एक रिंग। तो रिंग के लिए मिनिमम 3 कार्बन होना चाहिए, है ना। 2 कार्बन से रिंग तो बनाई नहीं जा सकती। तो पहले हम 3 कार्बन की रिंग जनरेट करते हैं। तो 3 कार्बन की जब अपन ने रिंग बना दी, अभी भी 1 कार्बन बच रहा है, 4 कार्बन है टोटल। तो 1 कार्बन आप कहीं भी लगा दो, है ना। तो अब इस 1 कार्बन को घुमाते रहो, एक बार इसको यहाँ पे लगा दो, या फिर यहाँ पे लगा दो, या फिर यहाँ पे लगा दो, तीनों स्ट्रक्चर एक ही है, सेम, ठीक है। तो एक ट्राइंगल के केस में यही 3 मेंबर्ड रिंग के केस में यही वाला स्ट्रक्चर पॉसिबल है। इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को? No, sir. अब अगली पॉसिबिलिटी क्या है कि भाई आप 4 कार्बन की रिंग ले लो, है ना। तो 4 कार्बन की रिंग लोगे तो बस
अब इसमें भी और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। सही है, तो देखो यस सर। ये अपन ने सारे पॉसिबल केसेस देख लिए। C4H8 जो मॉलिक्यूल है उसके ये 5, 2 और एक 3 और 2 5, ये 5 स्ट्रक्चर्स इस मॉलिक्यूल के पॉसिबल है। ठीक सर है, वो जो स्ट्रक्चर दिख नहीं रहा सर, वो फोन पे देख रहा हूँ कौन सा वाला? सर, ये रिंग साइड वाला, रिंग ये वाला वाले। यस। फोन पे कैसे नहीं दिख रहा है यार? ये तो मैंने प्रॉपर एकदम 50% स्क्रीन पे हाँ लिखा है। अब सही दिख रहा था सर, वो अभी दिख रहा था जस्ट अभी। अच्छा अभी दिख रहा है, हाँ अब दिख रहा ठीक है ठीक है। तो अब देखो है, ये अब तो नहीं चलो, दिख रहा अब नहीं दिख रहा तो एक बार एंटर होके एग्जिट करना। उल्टा बोल दिया मैंने, एक बार एग्जिट करके एंटर करना। सर, तो टाइम लगेगा। चलो ठीक है, देखो अब अपन क्वेश्चन पे वापस आते हैं। क्वेश्चन ने एक्चुअली अपन से इतनी रामायण महाभारत करने का नहीं बोला था। क्वेश्चन ने ये बोला था कि आप तो बस स्ट्रक्चरल आइसोमेरिक एल्कीन्स ड्रॉ करो, है ना। तो जब क्वेश्चन ने एल्कीन्स स्पेसिफाई कर दिया, इसका मतलब वो उन कंपाउंड्स की बात कर रहा है जिसमें डबल बॉन्ड हो। तो एक्चुअल में जो क्वेश्चन डिमांड कर रहा है उसका आंसर क्या है? उसके आंसर है ये 3 स्ट्रक्चर्स, है ना। बेसिकली ये कॉलम देना है अपन को आंसर में, है ना। दिस कॉलम जिसमें ये 3 स्ट्रक्चर्स हैं, दिस इज अवर आंसर। ठीक है, ये तो बस अपन ने एक्स्ट्रा समझने के लिए इस केस को कंसीडर कर लिया, रिंग वाले को। H1 क्वेश्चन समझ में आ सर गया ये क्या? दोनों क्यों बोलो। सर रिंग वाले क्यों नहीं लेंगे? एल्कीन पूछा है ना, क्योंकि इन मतलब डबल बॉन्ड। अच्छा, मतलब सर जब साइक्लो लिख के देंगे तभी तभी बोलेंगे तो हाँ वो क्वेश्चन में लिख के देता है कि ड्रॉ ऑल स्ट्रक्चरली आइसोमेरिक क्लोज्ड चेन्स या रिंग्स विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8। सर बस आइसोमर्स बोलता है तो सारे केस कंसीडर कर देना। हाँ अगर उसने स्पेसिफाई नहीं किया है तो फिर आपको सारे बताने पड़ेंगे। अगर उसने स्पेसिफाई नहीं किया है कि वो कौन सा वाला चाह रहा है, ऑल पॉसिबल आइसोमर्स, जैसे यहाँ पर 5 है ना, तो अपन पांचों बताते फिर। यस ठीक है, तो ये H1 क्वेश्चन था। आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम Yes. H2 पे आते हैं। देखो H2 क्वेश्चन देखो, ड्रॉ ऑल स्ट्रक्चरली आइसोमेरिक 2 डिग्री क्लोराइड्स विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H11Cl। ठीक है, तो इसको पहले तो कॉपी पेस्ट करते हैं। ये 2 0 नहीं है, ये 2 डिग्री है ना। ये 2 डिग्री क्लोराइड्स, ये क्वेश्चन है H2 और इसको अब हम देखते हैं। देखो क्वेश्चन में दोबारा पढ़ता हूँ, ड्रॉ ऑल स्ट्रक्चरली आइसोमेरिक, मतलब स्ट्रक्चर आइसोमर्स बनाना है और किस बात को फोकस रखते हुए कि स्ट्रक्चर में 2 डिग्री क्लोराइड्स होना चाहिए, है ना। तो ये बात अपन को पकड़ के चलना है, ये चीज चेंज नहीं होना चाहिए। और फिर आगे इसने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता दिया, है ना। तो 2 डिग्री क्लोराइड का क्या मतलब होगा? 2 डिग्री क्लोराइड का मतलब ये होगा कि क्लोरीन जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो 2 कार्बन से कनेक्टेड होना चाहिए। सर वो स्क्रीन जूम हो गई थोड़ी सी। स्क्रीन जूम हो गई हाँ तो मेरी क्या सहायता चाह रहे हो ये बताओ। नहीं सर, अभी तक तो ठीक थी, फिर से जूम हो गई। नहीं मैं तो कुछ जूम इन जूम आउट में कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। मतलब वो तो जो हो रहा है वो सब ऊपर वाले की कृपा है, जो भी अपने आप हो रहा है ना। तो तुम थोड़ा चेक करो। तो अब क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। 2 डिग्री क्लोराइड्स, है ना। तो 2 डिग्री क्लोराइड का मतलब क्या है कि क्लोरीन जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो 2 कार्बन से कनेक्टेड होना चाहिए, है ना। इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को No, sir. कि 2 डिग्री क्लोराइड का क्या मतलब होगा? ठीक है, शाबाश। तो अब अपन को ऐसे सारे पॉसिबल स्ट्रक्चर्स देखने हैं जिसमें ये वाला पोर्शन आना चाहिए मॉलिक्यूल में। ठीक है, तो ये तो चलो अपन ने अलग से साइड में बना लिया। अब अपन आते हैं मुद्दे पे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है कंपाउंड का C5H11Cl। ठीक है, जब आप इसका DU कैलकुलेट करोगे तो
कार्बन प्लस 1 माइनस हाइड्रोजन प्लस हेलोजन बाय 2। ठीक है, इसको मैंने याद रखने का ट्रिक बताया था, कैसे इसको लॉजिकली याद रखा जा सकता है। तो इसका डी आएगा 0। जीरो डी आ रहा है, इसका मतलब इसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, कोई भी रिंग नहीं है, बिल्कुल भी अनसैचुरेशन नहीं है। ठीक है, सारे बॉन्ड्स इसमें सिंगल होंगे। ठीक है, चलो ये बात तो अपन को क्लियर हो गई। अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखो, अपन को सारे पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। किन किन बातों का ध्यान रखना है अपन को, उसको नोट कर लेते हैं। ठीक है, एक बात तो ये कि उसमें ये यूनिट होना चाहिए मॉलिक्यूल में, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है। दूसरी बात, उसमें सारे बॉन्ड्स कैसे होंगे, सिंगल बॉन्ड्स होंगे, है ना। इन दो बातों को ध्यान में रखते हुए हमको सारे पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। कोई भी डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा और कोई भी रिंग भी नहीं होगी। सही है ना, कंस्ट्रेंट सबको क्लियर हो गए? यस ठीक है, तो अब अपन वापस बनाना चालू करते हैं। तो 5 कार्बन C5 है ना। सबसे पहले मैं 5 कार्बन अपने पास दिए, सबसे पहले मैं लॉन्गेस्ट चेन ले लेता हूँ 5 कार्बन की। ठीक है, 5 कार्बन पे अब मेरे को एक क्लोरीन चिपकाना है। ये बात ध्यान में रखते हुए कि क्लोरीन जिस कार्बन से मैं चिपकाऊंगा वो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ होना चाहिए, है ना। तो अगर मैं क्लोरीन, अब पॉसिबिलिटीज पे आते हैं। देखो, बहुत ध्यान से देखना, अगर मैं क्लोरीन यहाँ पे चिपकाता हूँ तो क्लोरीन जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, तो यहाँ पर ये वाला क्लोरीन 1 डिग्री होगा, है ना। अगर मैं क्लोरीन यहाँ पे चिपकाता हूँ तो ये वाला क्लोरीन जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो 2 कार्बन से कनेक्टेड है। दिस इज अ 2 डिग्री क्लोरीन, है ना। 2 डिग्री क्लोरीन, 2 डिग्री क्लोरीन, 1 डिग्री क्लोरीन, राइट। कोई समस्या इसमें? नो सर। 1 डिग्री No, क्लोरीन sir. अपन को कंसीडर नहीं करना है, तो ये दोनों मैंने पहले ही हटा दिए। अब 3 अपन को 2 डिग्री दिख रहे हैं, इसमें भी अगर आप देखोगे तो ये वाली सिचुएशन और ये वाली सिचुएशन आइडेंटिकल है yes, यस sir. सर। है ना। तो Yes. ये स्ट्रक्चर और ये दोनों सिचुएशन आइडेंटिकल हो गई, इसका मतलब ये दोनों रिपीट हो रही है। तो दोनों में से आप किसी एक को काट दो, ये दोनों आइडेंटिकल है, तो मैं किसी भी एक को कैंसिल कर सकता हूँ ताकि रिपीट काउंटिंग ना हो, तो मैंने इसको कैंसिल कर दिया। तो बेसिकली 5 कार्बन की मेन चेन वाला जो स्ट्रक्चर है, जो हमारी सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, वो कितनी पॉसिबिलिटीज आ गई? 2। एक तो 2 क्लोरोपेंटेन और दूसरा 3 क्लोरोपेंटेन। सही बात है क्या? Yes, sir. Yes. तो यहां से अपन को मिल गए 2 स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब अपन आते हैं दूसरे केस पे। पहला केस अपन ने क्या लिया था, जब मैंने 5 कार्बन की मेन चेन ली थी। अब मैं धीरे धीरे अपना जो स्तर है वो गिराते जाऊंगा, है ना। अब मैं आ जाऊंगा 5 कार्बन की मेन चेन पे, सॉरी 4 कार्बन की मेन चेन पे। तो 4 कार्बन की अगर मेन चेन है, इसका मतलब एक कार्बन ब्रांच के फॉर्म में अपन को लटकाना पड़ेगा। यहाँ पर तो नहीं लटका सकते, कोने में, है ना, बीच में लटका सकते हैं, तो यहाँ पे लटका देंगे। अब अगर आप कार्बन को यहाँ पे लटकाओ, मतलब इस कार्बन पे लटकाओ या इस कार्बन पे लटकाओ, एक ही बात है? यस सर। तो चार Yes, sir. तो 4 कार्बन की मेन चेन का जो स्केलेटन है वो तो यही बनेगा। ठीक है, अब इसमें चेक कर लो पॉसिबिलिटीज। ठीक है, तो अगर हम क्लोरीन को यहाँ पे चिपकाएंगे तो वो 1 डिग्री बनेगा, जैसा यहाँ पे हो रहा था। अगर हम क्लोरीन को यहाँ पे चिपकाएंगे तो वो 1 डिग्री बनेगा, अगर इस कार्बन पे चिपकाएंगे तो भी वो 1 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो ये वाले केसेस तो पॉसिबल ही नहीं है ना। 1 डिग्री, 1 डिग्री और 1 डिग्री, है ना। क्लोरीन को अगर मैं इस कार्बन पे अटैच करूंगा तो कितनी डिग्री होगा क्लोरीन? 3 डिग्री। 3 डिग्री, 3D. तो वो भी नहीं चाहिए। तो और इस पे अटैक करूंगा तो ये कितना होगा? 2 डिग्री, है ना, ये वाला चाहिए। तो इसका मतलब इस सेटअप से अपन को एक ही पॉसिबल स्ट्रक्चर मिल रहा है ना। ओनली 1 स्ट्रक्चर जो कि हमें फाइनलाइज हुआ। कोई डाउट तो नहीं है भाई इसमें? No, sir. नो सर। No. अब अपन अपना लेवल और नीचे गिराते हैं। 4 कार्बन की मेन चेन ली थी, अब अपन लेंगे 3 कार्बन की मेन चेन। इसके क्वेश्चंस एकदम स्टेप बाय स्टेप करने होते हैं ना, एकदम आप स्टेप बाय स्टेप करोगे फ्लो में तो कभी गलत नहीं होगा। जब आपने 3 कार्बन की मेन चेन ली तो अब अपने पास बच रहे हैं 2 कार्बन जो अपन को इस पे जोड़ना है। ठीक है,
और अपन को वो 2 कार्बन ऐसे जोड़ना है कि मेन चेन की लेंथ 3 से 4 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 4 कार्बन वाला अपन ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं। ठीक है, तो आपको ये 2 कार्बन को ऐसे जोड़ना है कि मेन चेन की लेंथ 4 कार्बन की नहीं होना चाहिए, 4 या 5 की नहीं होना चाहिए। तो एक कार्बन को ऐसे जोड़ दो, दूसरे कार्बन को ऐसे जोड़ दो, है ना। ये 2 कार्बन जो थे वो मैंने दोनों ऐसे जोड़ दिए। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर मेन चेन जो है लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन वो 3 कार्बन की ही होगी। कोई डाउट? नो सर। तो 3 कार्बन की मेन चेन में और केसेस पॉसिबल नहीं है। इस केस के अलावा कोई भी केस नहीं बना सकते, थोड़ा इमेजिन करके देख लो, हाँ है ना। यस सर। कोई भी और केस बनाने जाओगे तो वो फिर 4 कार्बन या 5 कार्बन की मेन चेन में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको अपन ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं, है ना। मैं यहाँ पे थोड़ा स्पेसिफाई कर दे रहा हूँ, ये 5 कार्बन है मेन चेन में। तो ठीक है, चलो ये तो इस बात पे तो अपन सॉर्टेड हो गए कि भाई बेसिक स्केलेटन तो यही रहेगा। अब इसमें अपन को क्लोरीन का हिसाब किताब देखना है। देखो, अगर आप क्लोरीन को यहाँ पे कनेक्ट करोगे 1 डिग्री, है ना, मतलब ये 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, क्लोरीन चारों ही जगह पे अटैच नहीं हो सकता। ये बात सही है क्या? यस यस सर। और क्लोरीन यहाँ पर अटैच हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर जगह ही नहीं है अटैच होने के लिए, यस सर। है ना। यहाँ पर तो जगह ही नहीं है, तो यहाँ पर तो क्लोरीन आएगा ही नहीं, क्योंकि क्लोरीन ऑलरेडी 4 कार्बन से बॉन्ड बना चुका है, कार्बन अपन हटा सकते नहीं, तो यहाँ पर तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो इसका मतलब इस सिचुएशन से जब आप 3 कार्बन की मेन चेन कंसीडर करोगे, यहाँ से आपको 0 स्ट्रक्चर मिलेंगे, जो कि कौन से हैं, जो कि अपने इंटरेस्ट वाले हैं, है ना, जो कि क्वेश्चन पूछ रहा है, वैसे स्ट्रक्चर आपको एक भी नहीं मिलेगा। बस अब आप और नीचे जैसे अपना लेवल गिराओगे तो उतना उतना लेवल गिराना पॉसिबल नहीं होगा। अगर आप सोचो कि भाई आप 2 कार्बन की मेन चेन बनाओगे तो वो चीज पॉसिबल ही नहीं है। इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को? 2 कार्बन की मेन चेन बनाना नो सर। पॉसिबल नहीं है। नो सर। तो बस अब टोटल स्ट्रक्चर्स काउंट कर लो, 2 और 1 3, है ना। तो अपना फाइनल आंसर कितना आया? देयर आर 3 स्ट्रक्चरली आइसोमेरिक 2 डिग्री क्लोराइड्स। तीनों के स्ट्रक्चर ये हमारे सामने बने हुए हैं। कोई डाउट? नो सर। तो इस नो तरह के सर। क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गया ना कैसे करने रहेंगे अपन को? यस पहले सर। पहले आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख लो, उससे आप डीयू निकाल लो। डीयू से आपको ये पता चल जाएगा कि अनसैचुरेशन कितना है ना। जैसे मेरे को यहाँ पे क्लियर हो गया कि 0 अनसैचुरेशन रखना है, तो बस डबल बॉन्ड रिंग पे दिमाग ही नहीं लगाएंगे। तो डीयू से एक फायदा ये हो जाता है अपन को। उसके बाद आप सारे कंस्ट्रेंट्स चाहो तो नोट कर लो, जैसे मैंने यहाँ पे नोट कर लिया कि 2 डिग्री क्लोरीन मतलब ऐसी सिचुएशन होना चाहिए मॉलिक्यूल में, सारे बॉन्ड सिंगल होना चाहिए और कोई भी रिंग नहीं होना चाहिए। बस इतनी बातें ध्यान में रखते हुए आप मेन चेन को पहले सबसे लंबी ले लो और धीरे धीरे मेन चेन को एक एक यूनिट कम करते जाओ और सारी पॉसिबिलिटीज कंसीडर करते जाओ। ठीक है, यस सर। तो Yes. और क्वेश्चंस देख लेते हैं इसमें। अब जो थर्ड H3 है, ड्रॉ ऑल स्ट्रक्चरली आइसोमेरिक बेंजीन। देखो, अब इसने बोल दिया कि आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स तो बनाना है, लेकिन बेंजीन वाले बनाना है, मतलब उसमें बेंजीन होना चाहिए विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H8O। तो जब आप इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से DU निकालोगे तो इस कंपाउंड का DU आएगा 4। ठीक है, मतलब मैं ओरली बता दे रहा हूँ, पूरा डिस्क्राइब नहीं कर रहा। 4 DU आएगा, तो 4 DU से आपको ये समझ में आ जाएगा कि इसमें बेंजीन होगी, है ना, क्योंकि बेंजीन में 4 DU यूज होता है। ठीक है, एक तो रिंग में चला जाता है 1 DU, और बाकी 3 किस में चले जाते हैं? 3 डबल बॉन्ड में। तो ऐसे 4 यस सर। DU बेंजीन में यूज हो जाता है। सही है। तो 4 कैसे समझ में नहीं आ रहा। 2 मिनट। 4 DU ऐसे होता है, ये जैसे बेंजीन है ना। 1 DU तो ये रिंग में चला गया, ठीक है, 2 3 4, तो ये 4 DU चले गए ना। समझे संकेत? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज 4 इन दिस कंपाउंड।
बोलते जाओ भाई जल्दी जल्दी थोड़ा। तो मैं वापस शीट प्रोजेक्ट करता हूँ, है ना। तो ड्रॉ ऑल स्ट्रक्चरली आइसोमेरिक बेंजीन कंटेनिंग आइसोमर्स विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो आपको ये पॉसिबिलिटी दिखेगी। अब बस इसमें बनाते रहना, जैसे बेंजीन है, ठीक है। तो बेंजीन क्वेश्चन है, क्योंकि बेंजीन बोला है तो बेंजीन तो अपन पहले बना देंगे, ठीक है। उसके ऊपर अब क्वेश्चन कह रहा है कि आपको सारे आइसोमर्स बनाने हैं, तो जो बचे हुए जितने एटम्स हैं आप उसको बेंजीन के ऊपर लगाओ और फिर उनको घुमाते जाओ आपस में। अब ये क्वेश्चन करके देखना, है ना। थोड़ा थोड़ा मैंने हिंट दे दिया है, और कोशिश करना मतलब बिना आंसर देखे क्वेश्चन करो, है ना। आंसर पे हाथ रख लेना। और जैसे ये वाला क्वेश्चन है H4, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कौन से बताने हैं अपन को, साइक्लिक, है ना। तो अब इसने स्पेसिफाई कर दिया साइक्लिक, तो अब आप du कैलकुलेट करो, du आएगा 1। तो du 1 आएगा, मतलब दो पॉसिबिलिटी है, या तो डबल बॉन्ड या फिर रिंग। क्वेश्चन में आपको केवल रिंग वाले स्ट्रक्चर्स पे दिमाग लगाना है, ठीक है। समझ में आया थोड़ा थोड़ा H4? यस सर। यस सर। बाकी H5 देख लो, H5 में बता देता हूँ थोड़ा। रिंग चेन की बात कर रहा है ये, क्योंकि ये है क्वेश्चन नंबर H5। तो क्वेश्चन भैया ये कह रहा है कि आपको रिंग चेन फंक्शनल आइसोमर बनाने हैं इस कंपाउंड के, ब्यूट टू इन के। तो पहले ब्यूट टू इन बनाओ, क्या चीज है। ब्यूट मतलब 4 कार्बन और सेकंड पोजीशन पे इन लगा हुआ है ना। ये हो गया ब्यूट टू इन। आपको इसका रिंग चेन फंक्शनल आइसोमर बनाना है, ठीक है। तो आप ब्यूट टू इन में देख सकते हो कि इसका du1 है, एक ही डबल बॉन्ड आ रहा है, मतलब du1 है। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नो सर। तो du1 है, इसका मतलब क्या हुआ कि रिंग में ये जो एक du है, इसको अभी आपने यहाँ पे डबल बॉन्ड में यूज कर लिया, इसको आप रिंग में भी यूज कर सकते हो, है ना। तो आप yes, इसकी रिंग बनाओ। तो अब रिंग हो सकती है या तो 3 कार्बन की, या फिर 3 कार्बन की अगर रिंग लोगे तो ये, है ना। या फिर अपनी रिंग हो सकती है 4 कार्बन की। सर रिंग चेन का मतलब क्या है, समझ में नहीं आया। रिंग चेन का मतलब ये है कि ये हो गई, ये हो गया पहली बात तो ये, और ये एक दूसरे के आइसोमर हाँ। है ना। ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है ना। जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका आएगा वही इसका आएगा, ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर पर उसमें डिफरेंट है। डबल बॉन्ड नहीं है ना, लेफ्ट में डबल बॉन्ड नहीं है। ये सेम लेफ्ट कैसे? अरे तो इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है ना। मतलब तुम पूछ क्या रहे हो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ शायद। नहीं सर, वो इसमें डबल बॉन्ड भी तो लगेगा इस रिंग वाले में, 3 कार्बन की चेन है जैसे। रिंग वाले में रिंग। डबल बॉन्ड नहीं लगेगा ना। डबल बॉन्ड अगर रिंग में लगा दोगे तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, तो ठीक ये है। दोनों आइसोमर ही नहीं बचेंगे फिर एक दूसरे के, यस। है ना। तो मुद्दे की बात क्या है कि ये दोनों एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर है। तो अब कौन से टाइप के स्ट्रक्चरल आइसोमर है, तो फंक्शन सबसे पहले हम फंक्शनल आइसोमेरिज्म चेक करते हैं, है ना। तो फंक्शनल आइसोमर में ये दोनों एक दूसरे के रिंग चेन आइसोमर्स हैं, है ना। ये चेन है और ये रिंग हो गई। रिंग चेन आइसोमेरिज्म अपन ने पढ़ा है, ठीक है। ये दोनों भी एक दूसरे के क्या हैं, ये दोनों एक दूसरे के रिंग चेन आइसोमर्स थे, ये दोनों भी एक दूसरे के रिंग चेन आइसोमर्स हैं, ठीक है। इस कंपाउंड में आप बहुत सारे रिंग चेन वाले पेयर्स बना सकते हो, ठीक है। जैसे इन्होंने तो खैर एक ही बताया है ना। आप इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बना सकते हो। आप पहले तो du1 निकाल लो, तो रिंग वाले ये दो स्ट्रक्चर पॉसिबल है, ठीक है। अच्छा एक मिनट रुको, इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है
कि जब इसने कंपाउंड ने स्पेसिफाई कर दिया ना ब्यूट टू इन, है ना, इसका मतलब ये कह रहा है कि जो ब्यूट है उसके सेकेंड कार्बन पर ही इन लगा है। ध्यान देना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात है। ब्यूट टू इन मतलब सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो आपको अब डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज नहीं करना है। ठीक है, मतलब अब अपन ऐसा नहीं कर सकते कि अपन ने डबल बॉन्ड को उठा के यहाँ पे लगा दिया एक बार और उससे हमने नया स्ट्रक्चर बना लिया, फिर हमने 4 कार्बन की मेन चेन को 3 में कन्वर्ट कर दिया, फिर उससे नया स्ट्रक्चर बना लिया, जैसे अपन यहाँ पे कर रहे थे। ध्यान से सुनना, जैसे अपन यहाँ पे कर रहे थे ना, यहाँ पे हम सारी पॉसिबिलिटीज कंसिडर कर रहे थे। डबल बॉन्ड को यहाँ पे रखा, फिर यहाँ पे रखा, 4 कार्बन की मेन चेन ली, Yes. फिर 3 कार्बन की ली। यहाँ पर ये सब क्यों कर रहे थे अपन? क्योंकि उसने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बस बताया था अपन को C4H8। अगर उसने नाम लिख दिया होता ना ब्यूट टू इन, इसका मतलब उसने स्पेसिफाई कर दिया कि भैया सेकेंड पोजीशन पे इन लगा है, आप उससे छेड़छाड़ नहीं करोगे, है ना। सेकेंड पोजीशन पे इन लगा हुआ है, आप इससे छेड़छाड़ नहीं करोगे। अगर ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के फॉर्म में लिखा होता, जैसे यहाँ पे लिखा होता C4H8, तो फिर अपन इसके और भी स्ट्रक्चर्स बनाते। बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। तो Yes. जब कंपाउंड ने स्पेसिफाई कर दिया ब्यूट टू इन, मतलब अपन को जो डबल बॉन्ड है इसमें और कोई छेड़खानी नहीं करना है। तो डबल बॉन्ड में यही वाला एक स्ट्रक्चर पॉसिबल होगा, लेकिन उसने बोला है कि आप इसका रिंग चेन आइसोमर बना दो। तो ये तो चेन है, तो अब आप इसके रिंग वाला आइसोमर बना दो। तो रिंग में 2 पॉसिबिलिटीज हैं, एक ये और दूसरा ये। तो अपने 2 आंसर हो जाएंगे, एक तो अपना ये आंसर होगा और दूसरा अपना ये आंसर होगा। ये दोनों कंपाउंड इस कंपाउंड के मतलब ब्यूट टू इन के रिंग चेन आइसोमर्स हैं। कोई डाउट तो नहीं है? No. नो Sir. ठीक है, तो H5 हो गया। एक बार ऑब्जेक्टिव में और देख लेते हैं। ठीक है, अब तो खैर आप लोग कर लोगे। हाँ, इसमें Yes, एक sir. एक क्वेश्चन और था, एक टाइप का क्वेश्चन। अच्छा, इसमें तो शायद इस सेक्शन में नहीं है। एक वो आएगा, एक टर्म आएगा जब आप लोग शीट सॉल्व करोगे ना, मोनोक्लोरो डेरिवेटिव। Yes. मोनोक्लोरो डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है वो बस मैं बता देता हूँ थोड़ा यहाँ पे। एक सेकेंड। क्लोरो डेरिवेटिव्स है ना, क्लोरो नहीं, इसको हेलो लिख लेते हैं अपन जनरल। हेलो मतलब हेलोजन, हेलो डेरिवेटिव्स। हेलो डेरिवेटिव्स का क्या मतलब होता है कि जैसे ये कोई कंपाउंड है, मान लो सी, ये है इथेन, है ना, दिस कंपाउंड इज इथेन। इथेन का जैसे अगर आपको मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बोला है ना, जैसे आपको बोला है कि भाई इथेन का मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बनाओ, सारे पॉसिबल मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स बना दो। तो मोनोक्लोरो डेरिवेटिव का क्या मतलब होता है? मोनोक्लोरो डेरिवेटिव का ये मतलब होता है, मोनो मतलब होता है 1, है ना, एक सेकेंड। मोनो मतलब होता है 1, क्लोरो मतलब क्लोरीन, और डेरिवेटिव मतलब कंपाउंड जो है वो एक क्लोरीन से डिराइव हुआ है। मतलब आसान भाषा में अपन ऐसा कह सकते हैं कि कंपाउंड में आपने एक क्लोरीन ऐड कर दिया है। ठीक है, तो ये जो मोनोक्लोरो डेरिवेटिव है इसमें क्लोरीन कहां पर ऐड होता है या हेलोजन कहां पर ऐड होता है? हेलोजन इज रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोजन। इसको अपन यहाँ पे लिख देते हैं। इसमें क्या होता है, हेलोजन, सॉरी, हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय हेलोजन, है ना। हाइड्रोजन को कौन रिप्लेस करता है? कोई हेलोजन आके हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है। तो जैसे मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बोला है, तो मोनोक्लोरो मतलब 1, मतलब आपको कंपाउंड में एक क्लोरीन लगाना है। ठीक है, तो एक क्लोरीन लगाना है, इसका क्या मतलब है कि आपको जितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं
उन हाइड्रोजन में से आप किसी भी एक हाइड्रोजन को हटा के एक क्लोरीन लगा सकते हो। ठीक है, तो अब इसमें दिक्कत क्या होती है, देखो अब मैं दिक्कत बताता हूं तुम्हें। ठीक है, तो चलो अब ये हाइड्रोजन है, अब इसमें 6 हाइड्रोजन है, मतलब 6 जगह क्लोरीन लग सकता है ना, 6 जगह क्लोरीन लग सकता है। अभी मान लो अपन ने इसकी जगह पे क्लोरीन लगा दिया, है ना, इस हाइड्रोजन को हटाया, ये लगा दिया अपन ने क्लोरीन। तो दिस कंपाउंड इज अ मोनोक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ ईथेन, है ना, ईथेन के एक हाइड्रोजन को हमने हेलोजन से या क्लोरीन से रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, तो इस कंपाउंड को अपन बोलेंगे मोनोक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ ईथेन, है ना। अब प्रॉब्लम ये है कि मोनोक्लोरो डेरिवेटिव फिर बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी आपने क्लोरीन यहाँ पे अटैच किया, सिमिलरली आप क्लोरीन यहाँ पर भी अटैच कर सकते थे। ठीक है, तो अगर आप क्लोरीन यहाँ की जगह यहाँ पर अटैच करते तो वो तो कंपाउंड खैर सेम ही होता, इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को। अगर No, आप sir. इस हाइड्रोजन की जगह इस हाइड्रोजन से क्लोरीन को रिप्लेस करते तो वो कंपाउंड तो सेम होता, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस में, जैसे देखो, जैसे मैं थोड़ा बड़ा मॉलिक्यूल कंसीडर करता हूँ, इसे एक एग्जांपल से आपको समझ में जाएगा क्या कहना चाह रहे हैं अपन। जैसे ये थोड़ा सा अपन ने बड़ा सा मॉलिक्यूल ले लिया, है ना। अब यहाँ पर दिक्कत है कि यहाँ पर बहुत सारे टाइप के हाइड्रोजन है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे हाइड्रोजन हो गए, सबकी जगह पे क्लोरीन आ सकता है। तो जितनी बार आप एक क्लोरीन को ऐड करो, है ना, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि आपको ये कंपाउंड दिया है और इसके आप सारे मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स बता दो, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, वही हिट एंड ट्रायल मेथड रहती है इसमें, कि पहले आप एक क्लोरीन लगाओ, है ना, तो ये एक नया स्ट्रक्चर हो गया, फिर इसको यहाँ से हटाओ, फिर इस वाले कार्बन पे जो हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस करके क्लोरीन लगाओ, ये एक नया स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, 2 स्ट्रक्चर हो गए, फिर उसको यहाँ से हटाओ, फिर तीसरे कार्बन पे आओ, वहां पे क्लोरीन लगाओ, ये एक नया स्ट्रक्चर हो गया। सही है, तो ऐसे आप कितने मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स इस कंपाउंड के बना सकते हो, है ना। क्वेश्चन अपन को इस तरह से आते हैं, समझ में आया। हाइड्रोजन गिन के अपन बता सकते हैं, हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन गिन के अपन बता सकते हैं ना, इतने बना सकते हैं। हाँ मतलब इसको एक क्वेश्चन कर लो, तुम्हें समझ में जाएगा इससे, इसी को लिख लो क्वेश्चन के फॉर्म में। इसमें लिख लेना ड्रॉ ऑल मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ दिस कंपाउंड, है ना, ड्रॉ ऑल ब्रोमो ले लेते हैं ना, मोनोब्रोमो डेरिवेटिव्स ऑफ दिस कंपाउंड। तो आपको कंपाउंड गिवन है, तो आपको इसमें सारे मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स बताने हैं। ठीक है, ये कंपाउंड आपको दिया हुआ है, तो अब देखो अब क्लोरीन कहाँ कहाँ पे आ सकता है, उसके लिए ध्यान देना अपन को, अब ये ध्यान देना पड़ेगा कि कौन कौन से कार्बन सेम है। तो ये कार्बन और ये कार्बन सेम है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन सेम है, यस है ना। Yes. यस, तो ये दोनों कार्बन सेम है, तो या तो आप क्लोरीन यहाँ पे जोड़ दो या फिर आप यहाँ पे जोड़ दो, एक ही बात है। ठीक है, तो या तो आप क्लोरीन यहाँ पे जोड़ दो या फिर आप क्लोरीन यहाँ पे जोड़ दो, इसको अपन दोनों को अपन बोलेंगे कि हमने ये एक ही स्ट्रक्चर है ना, ये बन गई पहली पॉसिबिलिटी। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी, आप एक क्लोरीन को यहाँ पर जोड़ दो, क्योंकि यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा, है ना, कार्बन पे एक हाइड्रोजन होगा, उस हाइड्रोजन को हटा के हमने क्लोरीन लगा दिया, ये एक नया स्ट्रक्चर जनरेट हो गया, है ना, ये बन गई, हाँ सॉरी, ब्रोमीन। चलो इसको बी आर लिख लेना। ठीक है, तो ये बन गई सेकेंड पॉसिबिलिटी। थर्ड देखो, थर्ड आप यहाँ पर ब्रोमीन लगा सकते हो, बस अपन को ध्यान ये रखना पड़ता है कि ये स्ट्रक्चर रिपीट नहीं होना चाहिए फिर, है ना। तो जब आपने ब्रोमीन यहाँ पे लगाया है, तो Yes. उसको चेक कर लो कि वो इससे मैच तो नहीं कर रहा, इससे मैच नहीं करेगा, है ना, क्योंकि आप मेन चेन ले लो इस कंपाउंड की, देखो आप मेन चेन ले लो,
मेन चेन आएगी ये ऐसे, यही आ जाएगी मेन चेन, है ना? सही है, ये मेन चेन आ गई। यस नंबरिंग की आप बात करोगे तो नंबरिंग अपन राइट टू लेफ्ट करेंगे, हाँ है ना? तो 1 2 3 4 और ये 5, तो नंबरिंग भी हो गई। तो अब आप जब ब्रोमीन यहाँ पे लगा रहे हो तो ब्रोमीन लग रहा है सेकेंड पोजीशन पे ना, 2 ब्रोमो, और जब आप ब्रोमीन यहाँ पे लगा रहे हो तो ब्रोमीन लग रहा है थर्ड पोजीशन पे ना, 3 ब्रोमो। तो ये दोनों मतलब सेम नहीं है, तो इसका मतलब ये जो है ये तीसरा अपना पॉसिबिलिटी हो जाएगी, है ना? अब इसके बाद अपन ब्रोमीन इस कार्बन पे लगा सकते हैं, इस कार्बन पे अपन ब्रोमीन लगा सकते हैं, ये चौथी पॉसिबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, फिर अपन ब्रोमीन इस कार्बन पे लगा सकते हैं, है ना? ये पांचवी पॉसिबिलिटी हो जाएगी। यहां पर अपन को लगाना था ब्रोमीन, ठीक है, ये थी चौथी पॉसिबिलिटी। और लास्टली अपन इस कार्बन पे भी ब्रोमीन लगा सकते हैं, ये सिक्स्थ पॉसिबिलिटी हो जाएगी। तो पॉसिबिलिटी बतानी कि नंबर बताना? एक ही बात है, नंबर पॉसिबिलिटी एक ही बात है। पॉसिबल होगा अच्छा, तभी तीन तो वो लगेंगे ना स्ट्रक्चर वहाँ बनेगा। पर तो। हाँ हाँ, बोलो बोलो। वहाँ पर तो 3 लगेगी ना लास्ट, फिर सिक्स्थ पॉसिबिलिटी पे 3। अच्छा, तुम ऐसे कह रहे हो कि 3 हाइड्रोजन है, नहीं तो वो, लेकिन हाँ वो जो 3 पॉसिबिलिटीज हैं वो तीनों है तो सेम ही ना। अच्छा, तो किसी एक को कंसीडर करना है? हाँ, अरे नहीं तो स्ट्रक्चर सेम आ जाएगा ना, आइडेंटिकल हो गया वो तो, फिर हाँ आईयूपीएसी नेम एग्जैक्टली सेम आ जाएगा। अरे अरे हाँ हाँ, दोबारा बोलो। सर ऐसे तो इथेन वाले केस में एक ही होगा, ऐसे तो एक ही पॉसिबिलिटी। इथेन हाँ वाले केस में एक ही बिल्कुल बिल्कुल, पॉसिबिलिटी। इथेन वाले केस में एक ही होगा, एक ही मोनोक्लोरो डेरिवेटिव है इसका, है ना? ओनली वन मोनोक्लोरो डेरिवेटिव। बिल्कुल सही बात है तुम्हारी। मतलब सिंपल सी बात यह है कि भाई नाम चेंज होना चाहिए, कंपाउंड, नया कंपाउंड जनरेट होना चाहिए ना। अगर कंपाउंड के आईयूपीएसी नेम सेम है मतलब वो तो तुमने सेम ही कंपाउंड जनरेट कर दिया, तो सेम चीज को अपन डिफरेंट तो कह नहीं सकते। लॉजिक समझ में आ रहा है ना? Yes, अपन को ब्रोमीन ऐसे लगाना है कि डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड जनरेट होते जाए, उन सबको अपन काउंट करते जाएंगे। जहां पे अपन को ऐसा लगा कि भाई गलती से सेम कंपाउंड जनरेट हो गया है तो उसको अपन को एलिमिनेट करना पड़ेगा फिर। ठीक है, तो यहाँ पर कितने मोनो ब्रोमो डेरिवेटिव्स हो जाएंगे टोटल? 6, राइट? क्लियर है? तो ठीक है भाई, अब अपन मिलते हैं अगली क्लास में, कल की क्लास में। अब ये थ्योरेटिकली तो ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है, अब आप लोग इसके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लो, कल अपन डिस्कशन करेंगे प्योरली, है ना? एक्सरसाइज 1 कंप्लीट, पार्ट 1 पार्ट 2, और मतलब एक्सरसाइज 2 के भी पूछ लेना, पूरी कर लो तुम तो जितनी हो सके, कल अपन पूरे टाइम डिस्कशन करेंगे क्लास में। ठीक है, yes, sir. चलो ठीक है, तो अपन मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय टिल देन, गुड नाइट, Thank you, थैंक्स, sir. वेलकम एवरीवन। Thank you, sir.